आप जाने माने कॉरपोरेटर ट्रेनर हैं। आपने साइंस फील्ड में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है और पढ़ाई की इसी श्रृंखला को आपने जारी रखते हुए क्राइसिस एंड सेल्फ मैनेजमेंट में आपने MBA पूरा किया है। आप कॉरपोरेटर क्षेत्र में 22 वर्षों से स्ट्रेस मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग एंड ट्रस्ट बिल्डिंग, होलिस्टिक वेलबींग, एंगर मैनेजमेंट, डी एडिक्शन, टाइम मैनेजमेंट, मैनेजिंग द चैलेंजिंग सिचुएशन आदि विषयों पर ट्रेनिंग देते हैं। और आज तक आपने कॉरपोरेट क्षेत्रों में L&T, बिरला, NTPC, UPL और GFL, कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स, टोयो इंक, न्यूरेलेक, एशियन पेंट आदि कंपनियों से अपनी सेवाएं देते आप आए हैं, कॉरपोरेटर ट्रेनिंग देते आए हैं। तो इसके पश्चात भ्राता मनोज जी हमें रिश्तों में पड़ी हुई दरारें हम कैसे दूर करें, इसको कैसे मिटाएं, इसकी तकनीक सिखाएंगे। आदरणीय भ्राता मनोज जी। ओम शांति। जोर से बोलिए ओम शांति। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो कल भी आए थे? एक बार हाथ उठाएं। ठीक है, अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। आपने जो वादा किया था वो निभाया है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो आज पहली बार आए हैं? वो हाथ उठाएं। ओके, इनके लिए सब मिलकर के ताली बजाएं। अच्छा, तो कल का हमारा विशेष होमवर्क था। क्या था होमवर्क हमारा? एक माइक आप तैयार रखिएगा, हाँ, बीच में किसी को भी कुछ कहना हो तो अपनी बात रख सकते हैं। तो कल का हमारा मेन होमवर्क क्या था? किस किस को याद है? थैंक यू बोलना। अच्छा, किस किस ने थैंक यू बोला? ओ माय गॉड, काफ़ी लोगों ने बोला। अच्छा ठीक है, थैंक यू बोलने के बाद किसी को बहुत बढ़िया अनुभव हुआ हो, ऐसा कोई है? नहीं, स्टेज पे नहीं बुलाऊंगा आपको, घबराइए नहीं, खाली हाथ उठाइए अगर किसी को अच्छा अनुभव हो। आपको हुआ? और किसको हुआ अच्छा अनुभव? अच्छा, आपको हुआ। जिसको आपने थैंक यू बोला उसको भी अनुभव हुआ या नहीं? अब बोले उसकी बात वो जाने हैं। बहुत बढ़िया। तो ग्रैटिट्यूड जो है, इससे बड़ी कोई प्रेयर नहीं है। आज का जो हमारा विषय है संबंधों में मधुरता। तो संबंधों में मधुरता तभी आएगी जब हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे। ठीक है, तो कल की तरह आज भी याद दिलाना पड़े कि आप अपने मोबाइल को साइलेंट पे करें, या आपने सबने कर रखा है? अच्छा, अभी जल्दी से आप जो भी जूस वगैरह जो भी आपको मिला है वो पानी पी लीजिए, क्योंकि फिर उसकी तरफ ज़्यादा हमारा ध्यान ना जाए। मैं चाहता हूँ आपका 100% मेरी तरफ ध्यान जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब लोग दिल से जो शरबत आपको पिला रहे हैं उनको धन्यवाद कीजिए। ठीक है, किया सबने दिल से धन्यवाद? ओके, तो आज का हमारा जो विषय है, अब हम अगल बगल में बिल्कुल नहीं देखेंगे। आप ऐसा महसूस कीजिए कि इस पूरे लॉन के अंदर, ग्राउंड के अंदर मैं अकेला बैठा हूँ और मेरे सामने भी कोई एक अकेला ही बैठा है। तो वेल फोकस्ड रहेंगे आप। बीच बीच में बहुत सारे सवाल मैं पूछता रहूँगा ताकि हम सब लोग कनेक्टेड रहें। ठीक है, तो कल हमने ये सुना था कि सकारात्मक विचार क्या होते हैं, सकारात्मक विचारों से क्या हमारे जीवन में लाभ हो सकता है और उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, आज हम ये जानेंगे, क्योंकि हम सब लोग मनुष्य जब इस संसार में आते हैं तो कोई भी प्राणी इस संसार में दो प्राणियों के सहयोग के बिना तो आ सकता नहीं है। ठीक है, तो जब हम इस संसार में आते हैं तो ना चाहते भी हमारे रिश्ते लोगों से जुड़ जाते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो हमारे रिश्ते भी लोगों के साथ बढ़ते ही जाते हैं। अकेला जीवन जीना आसान है, सबके साथ चलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अकेला जीवन जीना संभव नहीं है। चलना आसान है लेकिन संभव नहीं है।
तो जब हम संबंधों में रहेंगे तो संबंधों में कभी ना कभी हमको जीवन में ज़रूर ऐसे अनुभव होंगे जो हमें पसंद नहीं। हम में से कोई नहीं चाहता है कि हमारे पार्टनर के साथ, हमारे पिता के साथ, माता के साथ, भाई बंधु के साथ हमारा कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो। लेकिन फिर भी अनजाने जाने में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा डिस्प्यूट होता है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो शादीशुदा हैं? ऑलमोस्ट 80-85% लोग जो है शादीशुदा हैं। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जिसने शादी के बाद एक भी बार अपनी पत्नी या पति के साथ झगड़ा ना किया हो? हाथ उठाएं। अच्छा, माता जी, आपने झगड़ा कभी नहीं अपने पति के साथ किया? अच्छा, ठीक है। माता जी के लिए जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि ये स्पीशीज अभी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही है। तो मैं किसी कंपनी में एक प्रोग्राम में था, सारे एग्जीक्यूटिव लोग बैठे हुए थे। यही सवाल उन लोगों से भी पूछा कि आप में कोई ऐसा है कि जिसका अपने लाइफ पार्टनर के साथ कभी झगड़ा ना हुआ हो? तो एक साहब ने हाथ उठाया। तो मैंने पूछा कि गुरुदेव, हमें भी ज्ञान दीजिए कि कैसे ये संभव हो पाया। तो उन्होंने कहा, बड़ा आसान है, आप समर्पण कर लीजिए। क्या कर लीजिए? समर्पण हो जाइए, सरेंडर हो जाएंगे अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ उसके सामने, तो फिर डिस्प्यूट होना कम हो सकता है। जीरो तो हो नहीं सकता है, लेकिन कम जरूर हो सकता है। जैसे कि दीदी ने शायद मेरी इंट्रोडक्शन में बताया कि मेरा जो बेसिक जो काम है वो काम ये है काउंसलिंग कराना। तो काउंसलिंग में पिछले 20-25 सालों में मैंने बहुत सारे अनुभव किए, बड़े अद्भुत अनुभव किए, एक से बढ़कर एक अनुभव। तो संबंधों में मधुरता कैसे हम लाएं, काउंसलिंग के एक एक्सपीरियंस के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे। ये जो अनुभव मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आप सब लोग जीवन में कभी ना कभी, किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी मोड़ पर इसी अनुभव के साथ जरूर आप भी कभी ना कभी एनकाउंटर हुए होंगे, आपके साथ भी जरूर हुआ होगा। एक लेडी मेरे पास काउंसलिंग के लिए आती है, मुझे कहती है एनफ इज एनफ, बहुत हो गया, अब मैं इस आदमी के साथ और नहीं रह सकती हूँ, मुझे बस इससे अलग होना है। तो मैंने मैडम को पूछा, अच्छा उनका जो बड़ा बेटा है 16 साल का है और उनकी जो छोटी बिटिया है वो 8 साल की है। तो अगर बेटा 16 साल का है तो शादी को कम से कम 18 साल तो हुए होंगे, ठीक है। अब 18 साल के बाद इन लोगों को दोनों को साथ में नहीं रहना है, तो आखिर ऐसा क्या हुआ? तो पहले मैडम की काउंसलिंग की, तो मैंने मैडम से पूछा कि मैडम क्या हुआ? तो इस पूरी घटना में एक चीज़ मुझे ये समझ में आई, आप ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे फिर बाद में सवाल पूछने वाला हूँ। जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आप इस पूरी कहानी को, इस घटना को अच्छे से समझेंगे, ठीक है जी? ओके, शुरू करें। तो मैंने मैडम से पूछा, इस केस को पूरा जब एनालाइज किया तो पता चला इसमें क्या घटना हुई, ये जो डिस्प्यूट उन दोनों का अभी लास्ट टाइम जो हुआ, इसमें क्या हुआ? इसमें ऐसा हुआ कि मैडम ने कहा था कि देखिए मेरे भाई की शादी होने वाली है 2 महीने के बाद, और आज आप शाम को जल्दी ऑफिस से आइएगा, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। तो साहब ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आज मैं पूरी कोशिश करूँगा, ऑफिस से टाइम से आऊँगा और हम दोनों मिल करके बच्चों के साथ शॉपिंग करने जाएंगे। उस दिन कुछ कंपनी में ऐसा कुछ हुआ कि साहब बहुत लेट हुए। लेट जब घर आए तो मैडम बड़ी गुस्से में थी। आते ही उन्होंने कहा कि आप हमेशा की तरह अपना प्रॉमिस जो है वो ब्रेक करते हैं। आपने कंपनी में नौकरी ज्वाइन करी है या कंपनी से शादी कर रखी है? सुबह जाते हो और रात को कोई आने का आपका टाइम नहीं है। अगर यही करना था तो मेरी जिंदगी क्यों खराब की? अच्छा, आपकी बीवियां भी कभी ऐसा ऐसा डायलॉग आपको बोलती हैं कि नहीं बोलती हैं? अच्छा रुको 2 मिनट, साइलेंस अभी ब्रेक करते हैं। तो साहब ने कहा कि मैं सच में माफ़ी मांगता हूँ, आज कंपनी में कुछ ऐसा डिस्प्यूट क्रिएट हुआ जिसकी वजह से मैं जल्दी नहीं आ पाया, पर कल मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि कल मैं पक्का टाइम पे आऊँगा, ठीक है। अब अगले दिन क्या हुआ कि फायर हो गया कंपनी में। फायर हो गया तो उस दिन साहब जो है रात को 10:30 बजे घर लौटे और पत्नी एकदम लाल तवे की तरह कि आने दो, आज तो छोड़ूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत हो गए इनके बहानेबाजी, रोज कोई ना कोई नया से नया बहाना बना लेते हैं, लेकिन आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं। एकदम गुस्से में लाल पीली। साहब ने जैसे बेल बजाई, मैडम बाहर आई, थोड़ी देर तो चुप रही,
क्यों, गुस्से में बहुत थी तो अचानक से कुछ तो बोलने के लिए मिलना चाहिए ना। तो साहब ने बोला आई एम वेरी सॉरी, आई एम लेट अगेन, आज फिर से मैं मतलब लेट हो गया। मुंह बंद रखो तुम्हारी कोई मैं सुनना नहीं चाहती हूँ, तुमने सच में मेरी ज़िंदगी ख़राब कर चुकी है। तुम्हें मालूम है कि मेरे भाई की शादी है और मुझे कपड़े खरीदने और मुझे जाना भी है मायके, कब कपड़े खरीदूंगी, तो गेट पे ही चालू कार्यक्रम। साहब भी बड़े गुस्से में थे क्योंकि 2 दिन से बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा एक तो मेरा बॉस मुझे दुख देता है, जो कसर बाकी रहती है वो तुम घर में आके पूरी करती हो, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई तुम्हारे चक्कर में। अच्छा चलो, जैसे तैसे करके माहौल को दोनों ने सेटल किया और साहब ने बोला कल तो संडे है, वैसे भी कल मैं ऑफिस नहीं जाने वाला हूं, तो क्यों इतना तुम जो सीन बनाने की कोशिश कर रही हो, कल सुबह चलेंगे अपन लोग। चलो, सीन थोड़ा सा वहां कम हो गया। टाइम भी ऐसा नहीं था कि सीन बड़ा किया जा सके। रात को 10:30 पौने 11 बज चुके थे। अगले दिन सुबह 9:30-10 बजे उठे, नहाए धोए, नाश्ता करने के बाद साहब ने कहा कि चलो सब लोग गाड़ी में बैठो, हम सब लोग जो है शॉपिंग के लिए जाएंगे। अब यहाँ से खेल शुरू होता है, ठीक है, अभी तक खेल शुरू नहीं हुआ, अब खेल शुरू होता है। अब ध्यान से सुनना आप सब लोग। और यही चीज़ें हम सब के जीवन में होती हैं, बस इन्हीं चीज़ों का हमने ध्यान रखना है कि गलती से भी इस तरह का एपिसोड हमारी लाइफ में ना बने, तभी हमारे संबंध जो हैं, रिश्ते जो हैं, एकदम मजबूत रहेंगे और उन रिश्तों का हम सुख भी ले पाएंगे। देखो, रिश्ते बनाना बड़ा आसान है, उन्हें संभाल कर रखना बहुत ही कठिन काम है, ठीक है। अब शॉपिंग मॉल में इन्होंने एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद सब शॉपिंग मॉल में घूम रहे हैं तो साहब को एक ड्रेस पसंद आ गई। तो साहब ने कहा मैडम को कि मैडम ये वाली ड्रेस तुम पे बहुत अच्छी लगेगी, तो तुम ले लो ये वाली ड्रेस। तो लेडीज़ की तो जनरली क्या आदत होती है, भैया कितने की दी, इसका रेट क्या है, ऐसा ही है ना, बहनों की आदत होती है, पहले पूछ लेंगी भाई रेट क्या है ना। तो मैडम ने पूछा कि भैया बताओ इसका रेट क्या है, तो उसने कहा मैडम 10,000 की ड्रेस है ये। तो मैडम कहती नहीं, मैं ये 10,000 की नहीं लूँगी, आप मुझे 10,000 दे दो, मैं 2-2 हज़ार की 5 ड्रेस लूँगी, ठीक है। मैडम ने क्या कहा, आप मुझे 10,000 दे दो, मैं 2-2 हज़ार की 5 ड्रेसें लूँगी। क्यों लूँगी, क्योंकि उसके भी मन में चल रहा हो, लेडीज़ को होता है ना, ज़्यादा ड्रेसें होंगी तो बगल वाली कहे कि देखो बड़ी मैडम है ना, तो वो थोड़ा प्राइड फील होता है। तो साहब ने कहा कि मैडम कोई बात नहीं, आपको 5 ड्रेस लेनी है ना, तो आप ये 5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले की कृपा के कारण हमारे पास तो बहुत पैसा है, तो वैसे भी कौन सा हम छाती पे बांध के लेके जाने वाले हैं, तो आप 10-10 हज़ार की 5 ड्रेस ले लो। मैडम बोलती है ड्रेस मैंने पहनी है या आपने, नहीं तुमने पहनी है, तो तुम मुझे 10,000 दे दो, मैं 2-2 हज़ार की 5 ड्रेसें लूँगी। साहब कह रहे मैं कह तो रहा हूँ ना, तुम 5 ले लो, क्यों ऐसा कर रही हो, ले लो। फिर मैडम धीरे से बोलती है ड्रेस कौन पहनेगा, मैं पहनूंगी ना, तो मैं डिसाइड करूंगी ना मुझे कौन सी ड्रेस लेनी है। अच्छा, 3-4 बार आग्रह करने के बाद साहब ने बोला ना, तू तेरी माँ पे गई है, घर बदला, तेरी आदत नहीं सुधरी। बस इतना ही कहना बाकी था। फिर उसके बाद क्या होता भाई साहब, तुम हर बात में मेरे माँ बाप को बीच में घसीटते हो और तुम्हारी ये आदत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और दोनों वहां शॉपिंग मॉल में लड़ने लग पड़े। बेटी ने कहा मम्मी जरा आजू बाजू तो देखो, लोग देख रहे हैं, तुम चुप रहो, तुम सब भी अपने बाप पर गए हो। तो पूरे मॉल के अंदर सीन बना लिया इन लोगों ने। इतने में मॉल का एक स्टाफ आया, उसने कहा मैडम ये सही जगह नहीं है लड़ने की, प्लीज आप यहां सीन नहीं बनाइए। अब ड्रेस तो रह गई एक साइड पर, दोनों जो है वहां से लड़ते लड़ते बाहर निकले। अब वहां तो थोड़ा डेकोरम भी मेंटेन करनी है, सब लोग हमको देख रहे हैं, हम यहीं सीन बनाएंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो थोड़ा सीन तो वहां बनाया, लेकिन बाकी का जो कोटा था वो घर पे नहीं गाड़ी में पूरा कर लिया। और गाड़ी में लड़ते 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 दोनों घर पहुंचे। और घर पहुंचने के बाद इतना ज़्यादा बवाल हो गया कि मैडम अगले दिन मेरे पास आती और मुझे कहती कि अब मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना है। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, ध्यान से जवाब देना, कीप रेडी योर माइक, ठीक है। इस घटना में आप मुझे ये बताइए कि जो साहब ने किया, जो कहा, वो सही था, या जो मैडम कह रही थी कि मुझे ड्रेस पहननी है ना, तो आप मुझे 10,000 दीजिए, मैं 2-2 हज़ार की लूँगी। जो साहब ने कहा वो सही था, या जो मैडम ने कहा वो सही था, या जो दोनों ने कहा वो सही था, या जो दोनों ने कहा वो गलत था? सोच के जवाब दीजिए। अच्छा एक बात सुनना,
वो जवाब देना जो आप वहाँ देते हैं, यहाँ वाला नहीं। क्यों? क्योंकि आप जो जवाब देंगे फिर मैं दूसरा सवाल पूछूंगा, ठीक है? साहब ने जो कहा वो सही था, या जो मैडम ने कहा वो सही था, या दोनों सही थे या दोनों गलत थे? अच्छा, कौन उत्तर देना चाहेंगे जी? या कंफ्यूज है, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सही और कौन गलत? वो साहब को दीजिए, आप माइक दीजिए फटाफट, क्विकली प्लीज। पीछे पीछे, इस तरफ इस तरफ इस तरफ, वो सामने उस तरफ आप ध्यान दीजिएगा। हाँ ठीक है, जल्दी से। हाँ जी। साहब ने मैडम को जरा टच कर दिया कि माँ बाप निकाल दिए ना उसके। अच्छा, आपकी मिसेज आपके साथ में आई हैं क्या? हाँ, आए भी हैं। अच्छा, कहाँ बैठी हैं बाय द वे? पीछे बैठे हुए। पीछे बैठी हुई हैं। अच्छा, तो मैं उनसे पूछ लूं, आपने कभी ऐसा तो नहीं कहा ना उनको? अच्छा, आप कह रही हैं वो कह रही हैं ऐसा? आप ही कह रहे खाली। ओके ठीक है, और कोई जवाब देना चाहेगा? कौन से? यस मैडम को दीजिए, जल्दी से दीजिए। सर दोनों भी सही थे। अच्छा। मानसिकता और परिस्थिति, अच्छा इनके कारण उनका जवाब। मैडम, आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं। एक मिनट रुकना, माइक पकड़ के रखना। आपकी शादी हुए कितने साल हुए मैडम? 26। तो 26 साल में कितनी बार पति के साथ सीन बनाया है झगड़ने में? 2-4 बार। तो थोड़ी बार पहले क्या बोला कि दोनों सही? दो सही लोग कैसे 2-4 बार सीन बना सकते हैं? नहीं, एक बात है कि समझदारी में मतलब कभी ऐसा हो सकता है परिस्थिति कि साथ में रहते रहते एक आध बार टकराव हो सकता है, लेकिन अच्छा। ये नहीं कि वो मतलब हमने एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहिए ऐसा। अच्छा, समझना नहीं चाहिए। आपके हस्बैंड बैठे हैं यहाँ? समझना नहीं चाहिए, ये गलत है ऐसा हाँ, मैं बोलूं। आपके हस्बैंड बैठे कि नहीं? हाँ। कहाँ बैठे हैं? कहाँ पर? हाथ उठाना जरा भाई साहब। अच्छा, मैडम ठीक कर रही है? 2 ही बार झगड़ा हुआ है? बोला ना। इट्स ओके 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 मैडम, नो प्रॉब्लम। अच्छा, और कोई जवाब देना चाहता है? हाँ, मैडम को दीजिए। यस प्लीज। जो दोनों ने किया वो सही, या जो दोनों ने किया वो गलत, या एक सही एक गलत? यस। एक्चुअली एक बार हस्बैंड सही था क्योंकि वो सच में बिजी था। अच्छा। और तो उसने वाइफ ने समझ लेना चाहिए था कि कुछ अच्छा। प्रॉब्लम्स है उसकी। अच्छा। है ना? तो वो उसने वहाँ गलती कर दी। अच्छा। और एक बार हस्बैंड ने गलती की कि माँ के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं थी। नहीं थी। जी। तो दोनों गलत है मतलब? हाँ, एक सिचुएशन में ये गलत है, एक सिचुएशन में वो गलत है। मैडम, समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मुझे ये बताइए, आपकी शादी हो चुकी है? जी। बच्चे हैं आपके? जी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। कितनी बार झगड़ा हुआ उनके साथ? ना। कभी नहीं हुआ? हस्बैंड के साथ भी नहीं हुआ? नहीं। यहाँ बैठे हैं क्या? नहीं आए नहीं। हाँ, तो बोल सकते हैं। मेरे I हस्बैंड appreciate you. मेरे हस्बैंड लॉयर है। तो पक्का झगड़ा हुआ होगा। तो मैं तो कभी उनसे झगड़ा करने की। हाँ, ये सरेंडर हो गया ना, ये अलग बात है। ओके, एक बार जोरदार ताली बजाइए आप सब लोग अपने लीजिए। ठीक है, बस इस सीन को हम यहीं रखते हैं, फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है? इसमें बहुत सारी प्रतिक्रिया लोगों की आती है। पारिवारिक जीवन में झगड़ों के कुछ मूल कारण हैं। अगर आप उन मूल कारणों को अगर आप समझेंगे तो मैं आपको बेट लगा के कह सकता हूं कि आपका जिंदगी में कभी भी किसी के साथ झगड़ा नहीं होगा। वास्तव में ज्ञान बांटने में हम सब लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन सच में यकीन मानो, सबसे पूछूं तो इतने बढ़िया बढ़िया मेरे को जो आइडिया देंगे इस सिचुएशन में, लेकिन जब सेम सिचुएशन हमारी लाइफ में इमर्ज होगी तो टॉप फ्लोर टोटल फ्रीज हो जाता है। बिलीव मी, पता ही नहीं चलता, काम ही नहीं करता हमारा टॉप फ्लोर। और उस सिचुएशन खत्म होने के बाद बहुत सारे आइडियाज दिमाग में आते कि ये ना करता तो ये ना होता, ये ना होता तो ये ना होता। से यस नो, होता कि नहीं होता है? तो फ्रीज क्यों हो जाता है? कुछ गलतियां करते हैं आप लोग। बस वो गलतियां अगर आप ना करें ना तो ज्ञान में तो कोई कमी नहीं है, सारे ज्ञानी है, मुझसे ज्यादा अनुभवी है आप लोग, ज्ञान में बहुत अच्छे हैं। ओके, मूल कारण है, सबसे पहला कारण है हमारे पारिवारिक संबंधों को तोड़ने के हमारा जिद्दी स्वभाव। कौन सा स्वभाव? कौन सा स्वभाव? जोर से बोलिए। जिद्दी स्वभाव, ठीक है? और दूसरी, वही जिद के स्वभाव में दूसरा है हमारा अभिमान, अहंकार, ठीक है? एक क्या है? हमारा अभिमान, और दूसरा हमारा जिद करने का स्वभाव। जब कभी भी हम अपनी बात को लेकर के जिद पकड़ लेते हैं तो सामने वाला भी अपनी बात को लेकर के जिद पकड़ लेता है। अच्छा, मुझे ना आप सबके बीच में से 2 जिद्दी लोग चाहिए।
जो बहुत जिद्दी हैं। अगर आपको अपने बारे में मालूम हो तो ठीक है, नहीं तो आप अपने बगल वाले का नाम भी बता सकते हैं। भाइयों में से चाहिए, बहनों को तो माफ़ कर देते हैं। चलिए, भाइयों में कोई दो जिद्दी जो बहुत जिद्दी हैं, किसी भी बात में पूरी बहस करते हैं और फाइट करते हैं और अपनी बात को सिद्ध करते हैं और सिद्ध किए बिना छोड़ते नहीं हैं। ऐसे कोई दो भाई मुझे चाहिए, नहीं तो फिर मैं तो किसी को भी उठा लूँगा। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई साहब, आप आ जाइए। हाँ हाँ, आप ही के बारे में कह रहा हूँ मैं। आइए आइए, हाँ हाँ आप ही, ठीक है आप आ जाइए। ठीक है, और एक और जिद्दी चाहिए मुझे। कहाँ है भाई साहब? आप आ जाइए, जो माइक के पास में बैठे ये साहब। हाँ आ जाइए आ जाइए आ जाइए। अच्छा आ जाइए, आप ही आ जाइए। चलिए दौड़ के आ जाइए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। ठीक है, जल्दी से आ जाइए। अभी पहले हम समझ लेते हैं हमको करना क्या है। आप दोनों ध्यान से पहले सुन लेना मेरी बात को, फिर उसके बाद करना शुरू करना है। ठीक है, मैं आपको जिद की एनाटॉमी समझाना चाहता हूं कि जिद क्या कर सकती है। ठीक है, और अहंकार कैसे हमारे रिश्तों को तोड़ सकता है, उसका एक लाइव डेमो आपके सामने देने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिएगा साहब। आपने क्या करना है, आपने मुट्ठी बंद करनी है। क्या करना है? और अपनी 100% जिद झोंक देनी कि कोई भी आ जाए इस मुट्ठी को खोल नहीं सकता है, क्योंकि मैं 1 नंबर का जिद्दी हूं। जोर से बोलो। मैं 1 नंबर का जिद्दी हूँ। ओके, तो आपने बंद करनी है। और भाई साहब आपने क्या करना है, आपने अपनी पूरी ताकत लगानी है और इनकी मुट्ठी खोलनी है। ठीक है, और हम लोग 10 तक गिनती करेंगे, काउंटडाउन करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, राइट। जब मैं 1 बोलूं उसके बाद आपने फिर गिव अप कर देना। लेकिन आप भी बहुत जिद्दी हैं, आपने भी ये जिद पकड़नी कि तुम्हारी मुट्ठी खोल के ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। डिस्प्यूट में भी हम यही करते हैं ना कि मैं मेरी बात तो प्रूव करके ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आपने मुट्ठी बंद करनी है, आपने मुट्ठी खोलनी है, लेकिन गुदगुदी नहीं करनी है। दूसरा, नाखून नहीं लगाना। और तीसरा, प्यार से मत बोलना, खोल देना मेरे भाई। ठीक है, कोशिश करना। ठीक है, चलिए आप रेडी हैं इस काम के लिए? अच्छा, आपकी एज कितनी होगी बाय द वे? 65। 65, फिर तो काफी अनुभव होगा आपका जिद का। ओके चलिए, रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। 10 9 8, आप फोर्स भरिए ना। 6 7 6 5 4 3 2। दादा आपने तो अभी गिव अप कर दिया, हार मान ली। यही काम घर में करना है। यस। अच्छा, जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। अच्छा, अब यहीं खड़े रहना। अब आपसे मैं ये पूछता हूं कि अगर इस मुट्ठी को खोलना हो तो जिद के सिवाय और भी कोई तरीका है खोलने का? और भी कोई तरीका है? जिद बिना जिद किए और कोई तरीका आपको लगता है कि मैं इनकी मुट्ठी खोल सकता हूं? जिद करता ही नहीं तो तरीके नहीं मालूम। अच्छा, तरीके नहीं मालूम है। अच्छा, बिल्कुल, इसका मतलब हमने सही आदमी को चूज नहीं किया। नहीं, फिर भी आइडिया लगाइए, आप कैसे खोल सकते हैं। आप लोग आइडिया दीजिए, मुट्ठी खोलने के और कितने तरीके हो सकते हैं, पॉसिबल तरीके? हाँ जी, रिक्वेस्ट करना। क्या कहेंगे कि प्लीज ऐसा क्या रखा है मुट्ठी में जो बंद कर रखे हो, खोल तो दो, एक बार दिखा तो दो। दूसरा, और कौन सा तरीका है? तेरे मुट्ठी में क्या राज है? तेरी मुट्ठी में क्या राज है। और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? देखो मैं बताता हूं, आप मुट्ठी बंद रखना, आप एकदम बैठ जाइए। दादा इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। देखिए, बड़ा सिंपल सा काम है, आपने मुट्ठी बंद रखनी है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा काम है। आपने 10 तरीके बताए कि प्यार से कहते कि मुट्ठी खोल दीजिए, या ये कहते सरप्राइजिंग कि तुमने मुट्ठी में क्या छिपा के रखा है, तो सामने वाला मुट्ठी खोलता, क्या रखा है? कुछ नहीं रखा है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे तरीके हैं। एक तरीका मैं आपको बताता हूं। मुट्ठी खोलने का एक ही तरीका है कि अगर मैं सिर्फ इनके साथ क्या करूं, हाथ मिला लूं, तो ये क्या कर लेंगे? बस इतना ही तो काम करना है हमको। लेकिन जब सिचुएशन आती है तब आपका हाथ नहीं बढ़ेगा, हमारी जबान बढ़ती है। क्यों? कौन रोल प्ले करने लग जाता है? हमारी जबान रोल प्ले करने लग जाती है और दिमाग जो है शटर डाउन कर लेता है अपना। इसलिए क्या होता है? डिस्प्यूट क्रिएट होता है। आप जितनी दादा जिद लगा रहे थे उतनी ही ये भी जिद लगा रहे थे, उतनी जिद ये लगा रहे थे, जितनी ताकत वो लगा रहे थे उतनी ताकत ये भी लगा रहे थे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप जिद करेंगे तो सामने वाला भी जरूर जिद करेगा। एक बार भाई साहब के लिए जोरदार ताली बजाइए।
अब मैं आपको एक और चीज़ खास इस विषय में बताना चाहता हूं कि कैसे हम अपनी जिद को एड्रेस करेंगे, ठीक है। बेसिकली हम जिद पता क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि हम सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हैं। हमको जो दो आंखों से दिखाई देता है बस उतना ही हम देख पाते हैं, उसके आगे हम जा नहीं पाते हैं। तो इस सीन में साहब गलत या मैडम गलत, साहब सही या मैडम सही, या दोनों गलत। अपेरेंटली तो हमको लगता कि दोनों सही हैं, जैसे मैडम ने कहा दोनों का अलग अलग अनुभव रहा। तो जब दोनों का अनुभव अलग है, दोनों सही हैं, तो मेरी समझ जहाँ तक है वो ये कहती है कि एक मूर्ख दूसरे मूर्ख से लड़ सकता है, एक मूर्ख दूसरे अक्लमंद से लड़ सकता है, ठीक है। लेकिन दो समझदार लोग एक दूसरे से लड़े, ये मेरी समझ में, हाँ, तो फिर दो समझदार लोग कैसे लड़ सकते हैं? जब दोनों सही हैं तो दो सही लोग तो कभी भी गलत लड़ नहीं सकते हैं ना। लड़ सकते हैं, कभी लड़ सकते हैं। कब? जब वो अपनी बात की जिद पकड़ ले। क्या कर ले? अपनी बात की जिद पकड़े। अब मैं आपको बताता हूं स्टोरी। इस स्टोरी में ट्विस्ट क्या है। पहले मैंने मैडम की काउंसलिंग की, तो मैंने मैडम से पूछा कि भाई आप कौन है, कहाँ से आई हैं। तो उनके बारे में सब कुछ जानने के बाद उनके हस्बैंड की काउंसलिंग की। दोनों की डिटेल जानने के बाद मुझे ये समझ में आया कि इस झगड़े का कारण क्या था। अब आप देखना, आपको जब समझ में आएगा आपको भी लगेगा कि कितनी छोटी छोटी स्टूपिड चीज़ों के लिए हम लड़ते हैं। क्यों? दिमागी फ्रीज हो जाता है। मैं पहले आपको मैडम के बारे में बताता हूँ। मैडम का जो जन्म हुआ हरियाणा के एक गाँव में हुआ। एक बहुत ही गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। उनकी बैकग्राउंड है एक, और बिना बैकग्राउंड के कोई भी बिहेव नहीं करता है। हमारी सबकी बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड के बिहाफ पे ही हम बिहेव करते हैं, ठीक है। तो मैडम एक गरीब घर में उनका जन्म हुआ। एक ड्रेस में 4 साल निकाल के देखे उन्होंने। अब इनकी शादी जिस आदमी से हुई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एक रईस मारवाड़ी बिजनेस फैमिली से है। अब साहब का जब काउंसलिंग किया तो पता चला कि ये तो एक बड़ी रईस फैमिली से हैं। उन्होंने क्या कहते हैं, बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड जूते पहने जीवन में, घड़ियां पहनी, कपड़े पहने। कभी उन्होंने लो कैटेगरी की कोई भी ड्रेस, कोई भी ऐसी ऑर्नामेंट लाइफ में यूज नहीं की। इसलिए साहब को ऐसा लगा कि मेरे पास अगर पैसा है तो वैसे हम कहाँ लेके जाने वाले हैं, तो मैडम आप उसे यूज कर लो। इसलिए वो जो कह रहे थे सही कह रहे थे ना, क्योंकि उनके जीवन का अनुभव बिल्कुल अलग है। और जो मैडम कह रही थी वो गलत कह रही थी, वो भी तो सही कह रही थी ना। वो कहती थी कि अगर ईश्वर ने दौलत दी है, पैसे दिए हैं, तो ऐसे ही उड़ानी है क्या? तो दोनों अपनी अपनी जगह पर सही थे ना, तो फिर दोनों लड़ क्यों रहे थे? लड़ाई पता कब होती है? चलिए अभी बोर्ड की जरूरत है, लेकिन कोई बात नहीं, जाने दीजिए, मैं ऐसे ही समझाने की कोशिश करता हूं। झगड़ा पता कब होता है? कि जब मेरे दिमाग का जो अनुभव है, मेरे दिमाग का जो अनुभव है और जो सच्चाई है, ये जब मैं दूसरे के दिमाग पर थोपना चाहता हूँ, और दूसरा अपने जीवन का अनुभव और अपने जीवन की सच्चाई मेरे पे थोपना चाहते हैं, तब दोनों के बीच में क्या होता है? झगड़ा होता है। बाकी दोनों अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, गलत बिल्कुल भी नहीं हैं। दोनों के जीवन के अनुभव अलग अलग है। लेकिन जब हम किसी बात की जिद पकड़ लेते हैं, अहंकार में बदल जाती है, तो फिर उसके बाद क्या होता है? झगड़ा और बढ़ने लग जाता है। अच्छा, दूसरा एक केस में बताता हूं, इसी अहंकार की बात। एक मैडम आई, मुझे कहती है अब मुझे मेरे साहब के साथ नहीं रहना। अब रोज झगड़ते हैं और हर बात में मेरे को कोसते हैं, मेरे को बोलते तेरे को अक्ल नहीं है, तू बेवकूफ़ है, तेरे माँ बाप ने तुझे संस्कार नहीं दिए, ये है वो। मैं नौकरी नहीं करती, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। खुद को क्या समझते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं। मतलब ऐसे बहुत सारी बातें बतानी उसने शुरू की। तो मैंने पूछा कि मैडम झगड़ा किस बात से हुआ था? अब आप सुनना जरा। उसने कहा कि मेरे हस्बैंड को ना एक बड़ी खराब आदत है। क्या आदत है उसको ये आदत है कि जब भी वो बाथरूम जाते हैं ना, तो जो पेस्ट है ना, कहीं से भी दबा करके लेकर के फिर ऐसे ही धर देते हैं। क्या करते हैं? बाथरूम जाते हैं, पेस्ट जो है कहीं से भी दबा लेते हैं और ब्रश पे। अब वही तो हंसी आपको अभी आ रही है, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी बातों से सीन बनाते हैं आप सब लोग। कि गीला टॉवल जो है सोफे पे रख देते हैं, थाली अपनी उठाते नहीं। देखो मैडम अभी से उंगली कर रहे हैं, बोले ऐसे ही करते हैं ये। और थोड़ी देर पहले कितना अच्छा ज्ञान दे रहे थे ना मुझे। ओके, वेट। तो उन्होंने कहा कि कहीं से भी दबाते हैं। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप कम से कम नीचे से दबाएंगे तो पेस्ट रेगुलर रहेगी, उसकी शेप भी अच्छी बनी रहेगी। कोई भी बाथरूम में आएगा तो क्या सोचेगा कि कैसे लोग हैं।
साहब ने बोला मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, अब तुम मुझे यह सिखाओगे कि पेस्ट कहां से दबानी है। तो इसी बात पर वे दोनों का झगड़ा चालू हुआ। अच्छा बात देखो कितनी बड़ी है ना, ईगो हर्ट होता है। क्या हर्ट होता है? कहते हैं मैं 2500 एम्प्लॉयज को कंट्रोल करता हूं, उसमें से 32 तो मैकेनिकल इंजीनियर है मेरे पास, और ये मुझे सिखाए कि पेस्ट कहां से दबानी है। तो क्या क्लैश करता है? हमारा जो ईगो है वो क्लैश करता है और संबंधों को तोड़ करके रख देता है। इसलिए हमेशा एक चीज याद रखनी है, क्या कि कहीं भी जब भी कोई सीन बने तो ये सोचो कि उसके दिमाग में भी कुछ चल रहा है। अगर मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है तो सामने वाले के दिमाग में भी कुछ चल रहा है। अभी मैडम आपके और आपका बेटा है आपके बगल में, हाँ, आपके और आपके बेटे की उम्र में कितना फर्क है ना। तो आप दोनों का कभी किसी बात पर डिस्प्यूट होता होगा, पढ़ाई को लेकर, खाना नहीं खाता, लेट आता है, दोस्तों के साथ घूमता है, मोबाइल पे लगा रहता है। हाँ, तो थोड़ी देर पहले बोल रही थी मैं लड़ती नहीं हूं, अच्छा किया बगल में बिठाया उसको। बराबर। अब आपके माइंड में कुछ चल रहा है, उसके माइंड में कुछ चल रहा है। आपको लगता मैं राइट हूं, उसको लगता मैं राइट हूं, उसको लगता मम्मी आउटडेटेड है, मम्मी को लगता बेटा कुछ ओवर एडवांस हो चुका है। तो फिर क्या होता है? क्लैश होता है कि नहीं होता है? हर पेरेंट आता है वो हमें ये कहता है कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते। क्या? बच्चे हमारी बात नहीं मानते, हम तो ऐसे ना थे। मैंने कहा आप तो 0G थे, वो 5G हैं, डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? आपके जैसे कैसे रहेंगे? बोले हम भी शरारती थे लेकिन इनके जैसे तो नहीं थे। बच्चे उनके जब आएंगे वो भी उनको वही कहेंगे कि इनके जैसे तो कम से कम नहीं थे। तो पहली चीज, किसी भी सीन में अपने अहंकार को बीच में नहीं आने देना। उसके लिए एक ही चीज याद रखनी है कि उधर भी कुछ चल रहा है। अगर इधर कुछ चल रहा है तो उधर भी कुछ चल रहा है। दूसरी चीज जो हमारे रिश्तों को जो है तोड़ने में बहुत बड़ा योगदान देती है, बीती बातों को दिमाग में हमेशा के लिए परमानेंट अपलोड कर लेते हैं। सास ने 25 साल पहले मुझे कुछ कहा था, आज भी बिल्कुल फ्रेश टमाटर की तरह नहीं, जैसे आप फ्रिज में रखते, ऐसे तरोताज़ा हमारे दिमाग में। बहू ने 20 साल पहले कुछ कहा था, हस्बैंड ने कुछ 20 साल पहले कुछ कहा था, वाइफ ने कुछ कहा था, पड़ोसी ने कुछ कहा था, आज भी हमारे दिमाग में हम उस चीज़ को लेकर के घूम रहे हैं। यस नो? लेके घूमते कि नहीं? क्योंकि हमें ना घूमने की आदत पड़ चुकी है। बचपन से यही काम हम कर रहे हैं और आज हमारी इसी कार्य में क्या हो चुकी है? मास्टरी हो चुकी है। ऐसी 1-2-3 बॉटल्स और अरेंज करना 2 मिनट में, जरा मुझे कुछ एक्टिविटी करवानी है उनको। एक कहानी से शुरू करते हैं, बातों को दिमाग में बिठाने से लेकर। कहते हैं 2 जैन मॉन्क थे, मेरी तरफ देखिएगा आप। 2 जैन मॉन्क थे, एक बहुत सीनियर था और एक जूनियर था। हाँ, वहां पर रख दीजिएगा। ओके। एक सीनियर था और एक जूनियर था, दोनों किसी रास्ते से जा रहे थे। इतने में उन्होंने क्या देखा कि एक महिला जो है सड़क को क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चूंकि बारिश की वजह से बहुत सारे खड्डे बन चुके थे सड़क पर और वो लेडी हाई हील पहन करके जा रही थी, लेकिन वो जंप नहीं लगा पा रही थी। तो जो जूनियर जो मॉन्क था उसने सोचा कैसी पागल औरत है, खड्डे वाले रास्ते पे इतनी हाई हील चप्पल पहन करके जा रही है, इतनी तो सेंस होनी चाहिए ना। ऐसा दिमाग में सोचते हुए उसने सोचा कि फालतू है, इसकी मदद करने जैसा नहीं है, और उसने उसको अवॉइड कर लिया। दूसरा, तो बड़े वाला जो मॉन्क था वो थोड़ा सा कंपैशनेट था, थोड़ा दया आई उसको कि भाई महिला है, क्रॉस नहीं कर पा रही, तो मैं थोड़ा सा उसकी मदद कर लेता हूं। तो वो जो सीनियर मॉन्क था वो 2 कदम आगे बढ़ करके उसने उस महिला को अपनी गोद में उठाया और फिर वो खड्डा पार करके उस पार छोड़ दिया। जैसे उस पार छोड़ दिया, देखो कैसे हम बातें दिमाग में लेके बैठ जाते हैं ना। तो जैसे उस पार छोड़ा तो उस औरत ने थैंक यू तो नहीं कहा, बल्कि ये कह दिया कि एक साधु होकर के तुमने कैसे मुझे हाथ लगाने की कोशिश की बिना मेरी परमिशन के। ठीक है, अभी आप तो यहीं माथा पीट रहे, अगर वहां सीन के सामने होते तो कोई पता नहीं उसका ही माथा फोड़ देते, नहीं। लेकिन वो मॉन्क था, समझदार था, सीनियर था, उसने उस बात को ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया और वो निकल पड़ा। अब ये जो छोटे वाला मॉन्क है ना, इसके पेट में मरोड़ पड़ रहा है। क्या? बड़ा अपने आप को होशियार समझता है, पर चल गया ना पता किसने बोला था इसकी मदद करने के लिए, क्या जरूरत थी। अब उसको ऐसा लग रहा कि इसको ना इसकी गलती का मेरे को एहसास दिलाना है, लेकिन सीनियर है तो डायरेक्टली तो बोल नहीं सकता।
हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी क्या होता है, मौका ढूंढते, बस मौका मिले मुझे तो इसको रियलाइज करवाना है कि तुम कितने गलत हो, तुम क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, अब इसको लगा कि गुरुदेव मुझे बहुत बुरा लग रहा है, वो औरत बहुत गुस्ताख थी ना, बहुत रूड थी ना, उसने बहुत बदतमीजी की ना, तो गुरुदेव ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। इसको लगा कि मेरी बात का कोई असर नहीं पड़ रहा, तो फिर हम क्या करते हैं, हल्दी मिर्च लगा करके पेश करते हैं ना। फिर उसने कहा कि गुरुदेव मुझे इस बात से और भी ज्यादा बुरा लग रहा है कि काश उसने सिर्फ मुझे कहा होता, लेकिन आपको कहा ना, इसलिए मुझे ज्यादा पीड़ा हो रही है, मेरे को ज्यादा पीड़ा, उसको उकसाने की कोशिश कर रहा था। तो बड़े वाले मॉन्क ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। फिर उसने फिर एक और नुस्खा अप्लाई किया कि गुरुदेव मैं आपको पहले से कहता हूं कि जरूरत से पहले ना किसी इंसान की मदद नहीं करनी चाहिए, जब तक कोई मदद ना मांगे ना तब तक नहीं करनी चाहिए। तब बड़े मॉन्क ने साइलेंस ब्रेक की। उसने कहा यार मैं तो उसको वहीं छोड़ चुका हूं, तू तो अभी भी गोद में लेकर घूम रहा है। ताली तो बजाओ। बोला मैं तो उसको वहीं छोड़ चुका हूं, तू तो अभी भी गोद में लेकर घूम रहा है। यही तो करते हैं हम सब लोग। रिश्तों में दरारें कैसे पड़ती हैं, अगर किसी की बीती बात को अगर आपने अपने चित्त पे परमानेंट अगर धर लिया तो निश्चित रूप से आपका जो रिश्ता है उस इंसान के साथ कभी भी अच्छा होने वाला नहीं है। तो पहला काम आपको यह करना है कि सामने वाले के प्रति आपने एक फिक्स्ड मानसिकता नहीं बनानी है। अब बातों को अगर हम अपने दिमाग में बिठा करके रखेंगे तो उससे क्या होगा, आप दोनों आ जाइए, आप फ्रंटियर से आप दोनों आ जाइए स्टेज पे। और अच्छा आप भी आ जाइए, आ जाइए, हाँ आप भी आ जाइए, मैडम आप भी आ जाइए, हाँ जी आप भी आइए, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप थोड़ा डिफरेंट आंसर देंगे। स्टेज पे आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। बातों को लेने से, दिमाग में रखने से क्या क्या हो सकता है उसका एक प्रैक्टिकल डेमो आपके सामने रखेंगे। फिर आप फैसला करना कि आपको सच में अपने दिमाग में जो बैठी बीती बातें हैं उनको छोड़ने में आपकी भलाई है या उसको अपने दिमाग में रखने से आपकी भलाई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चारों के चारों को अपने राइट हैंड को बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे रखना है। ठीक है, ओके क्लियर ना, नीचे मत रखना, ग्राम वजन हो ही जाएगा ना। अच्छा ऐसा है क्या, नहीं होगा। और अगर ये लोग अगर 10 दिन इसी तरह से इस बॉटल को यहां पकड़ करके रखें, अब तो इसका वजन 300 ग्राम हो जाएगा ना, उतना ही रहेगा पक्का 100%। ओके, अब दूसरा सवाल पूछता हूं। इसका वजन तो आपने कहा बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन मैडम जैसे आपने पकड़ा है तो आपके बाजू में दर्द हो रहा है ना ऐसा पकड़ने से। अब ये 5 मिनट पकड़ेंगी तो कुछ एक दर्द होगा, लेकिन अगर आधा घंटा ये पकड़ के रखेंगे तो दर्द भी उतना ही रहेगा या बढ़ेगा। अच्छा ज्ञान सारा है ओके, बढ़ेगा। और अगर ये पूरा दिन पकड़ के रखेंगी तो फिर दर्द उतना ही रहेगा या और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। और अगर 10 दिन इस बोतल को इसी तरह से पकड़ के रखेंगे तो फिर तो दर्द उतना ही रहेगा या और बढ़ेगा, जोर से बोलो, और बढ़ेगा। और अगर 6 साल यहीं स्टेज पर बैठे बैठे ऐसे ही पकड़ करके अगर खड़े रहें तो फिर क्या होगा, दर्द बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा ना। अच्छा इनको अगर इस दर्द से बचना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा। तो मैडम यही तो करना है, वही तो बता रहा हूं मैं आपको, जोरदार ताली बजाइए ना। इतना ही तो करना है कि छोड़ना है। आप जितनी देर इसको पकड़ करके रखेंगे बात उतनी ही रहेगी, लेकिन उस बात का जो दर्द है वो हमेशा के लिए बढ़ता ही रहेगा। ये भाई साहब भी बंद हो गए, इनका भी दर्द बढ़ गया, इसको सेटल आउट करिए। ठीक है, एक बार जोरदार ताली बजाइए तीनों चारों के लिए। ओके, हाँ तो एक चीज समझ में आता है कि छोड़ो तो छूटे। क्या चीज, जोर से बोलिए, क्या क्या छोड़ो तो छूटे, जो बात गर्व से कह रहे बात, हाँ हाँ माता जी बात, बस बात को छोड़ो तो छूटे। एक कहानी और सुनाता हूं आपको। एक वैद्य थे, एक आदमी शराब पीता था, तो किसी ने कहा गांव में बड़े प्रसिद्ध हैं, आप उनके पास जाओगे तो
आपकी दारू जरूर छूट जाएगी। ध्यान से सुनना सब लोग, देखो आप सब लोग ये करते हैं और आज आपको कैसे बात को छोड़ना है वो भी कला सिखाऊंगा। इतना आसान नहीं जितनी आसानी से आपने बॉटल को छोड़ा, इतनी आसानी से बात छूटती है क्या? नहीं, आसान नहीं है। आसान हम बताएंगे, इससे भी आसान है, बस एक तरीका है वो आपने लगाना है, ठीक है? अच्छा, तो कहानी यूं है कि गांव में बड़े प्रसिद्ध एक महात्मा थे, तो किसी को पता चला कि उनके पास जाने से आपकी दारू छूट जाएगी। तो वो भाई साहब चले गए और कहा, गुरुदेव मैं शराब से बड़ा दुखी हूँ। हम लोग भी तो अपनी आदतों से दुखी होते हैं ना, लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं ना। हम जानते हैं कि इसको पकड़ना ठीक नहीं है, कितना बोलते हैं छोड़ दे भाई अपने दिमाग को, लेकिन छोड़ता है क्या? फेविकोल की तरह एकदम चिपक गया तो मतलब चिपक गया, परमानेंट चिपक जाती है बातें। कई तो ऐसा भी बोलते तुझे तो जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा, तो रख दिमाग में, कर दिमाग खराब भाई, जब फैसला ही कर लिया है तो गुरुदेव ने कहा तुम एक काम करो, तुम कल आ जाओ, ये बहुत आसान है, बोला तुम्हारी दारू छुड़ाना, कल आ जाओ। लेकिन उसने कहा मरता क्या ना करता। अगले दिन चला गया, अगले दिन गया तो उसने देखा, टाइम दिया था 10 बजे आना, 10 बजे एग्जैक्ट गया तो देखा तो महात्मा जी उल्टे लटके हुए हैं डाली से, उल्टे लटके हुए हैं डाली से। तो इसने कहा गुरुदेव मैं आ गया हूं, मुझे मेरी जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन दीजिए। उन्होंने कहा आज नहीं दे सकता क्योंकि मैं ये डाली पे लटका हुआ हूं, इसने मुझे पकड़ के रखा है। तो वो चला गया, बोला कब आऊं, कल आना। अगले दिन आया तो फिर उसी टाइम पे आया, तो वो उसी टाइम पे फिर लटक जाते थे वो डाली पे। तो बोला यार मैं तो ये डाली ने मेरे को पकड़ के रखा है, मैं नहीं उतर सकता हूं, तुम कल आ जाओ। ऐसे करते 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 20-25 दिन उसको ऐसे घुमाते रहे। अब इसने एक दिन सोच लिया कि आज तो कुछ भी करके मेरे को उपाय लेना ही लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। मूड बना के गया था। तो उसने कहा कि गुरुदेव आज तो मुझे मेरी बीमारी का उपाय चाहिए ही चाहिए। बोले गुरुदेव, बोले मैं तुझे देना चाहता हूं लेकिन क्या करूं, ये देखो ये डाली ने मुझे पकड़ के रखा है। बोले गुरुदेव डाली ने नहीं आपको पकड़ा है, आपने डाली को पकड़ के रखा है, छोड़ो तो छूटे। क्या कहा? आप छोड़ो तो छूटे। गुरुदेव नीचे उतरे, बोले बस यही इलाज है तेरा। बोले तू छोड़े ना तो ही छूटे, बाकी मेरे पास कोई उपाय, छोड़ो तो छूटे। परमानेंट पिक्चर अगर आपने अपने हस्बैंड के बारे में, वाइफ के बारे में, दोस्तों के बारे में, पड़ोसी के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में बनाया, तो जब जब वो आपके सामने आएगा तो देखो आपका हार्ट बीट बढ़ता कि नहीं बढ़ता है, चेहरे देखो कैसे बनते हैं फिर हमारे। तो क्या करना है, पहली कोशिश हमको करनी है कि किसी की भी बात को अपने चित्त पर परमानेंट नहीं धरना है। अब आपको मुक्ति चाहिए ऐसे लोगों से जो एक बार आप फिक्स हो चुके हैं, आपके दिमाग में जाते ही नहीं है दिमाग से। ऐसे लोगों से मुक्ति चाहिए आपको? हाथ तो उठाइए, कितने लोग हैं जो चाहते हैं, हम मुक्त होना चाहते हैं कि ऐसा मुझे दिमाग में कोई नहीं चाहिए, मेरे को अपने दिमाग को बिल्कुल खराब नहीं करना, एकदम फ्री रखना है। तो फिर मैं आपको अपने मन में 4-5 लोग, आप पहले आंख बंद कर लो 1 मिनट के लिए, ऐसे 5 नाम अपने दिमाग में सेट कर लो कि ये 5 लोगों से मुझे मुक्ति चाहिए। मतलब उनके व्यवहार से मुक्ति, मतलब ऐसा नहीं कि उनसे ही मुक्ति चाहिए, कि उनकी वो जो आदतें हैं, वो जो दुख देते हैं, उससे मुझे मुक्ति चाहिए। ये 5 नाम अपने दिमाग में सोच लो। अच्छा आंखें बंद कर लो 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, और उन 5 नामों को अपने मानस पटल पर लाइए जो आपको तकलीफ देते हैं, दुख देते हैं। यस प्लीज। कई कह रहे हैं लिस्ट बहुत लंबी है। 5 ही काफी हैं, 5 से मुक्ति मिलेगी तो 50 से भी ऑटोमेटिकली मिलेगी। ओके डन, सबने कर लिया? कर लिया सबने? 5 नाम आपके चेहरे के सामने आ गए। अब आप एक काम कीजिए, मैं आपको सबको 5-5 आलू देता हूं। क्या करता हूं? पोटैटो, आलू देता हूं, और 5 आलूओं पर उन 5 लोगों के अलग अलग लोगों के नाम लिख लीजिए, मन से लिख लिए। अब आपको एक पॉलीथीन बैग भी दे देता हूं, उस पॉलीथीन बैग में उन 5 आलुओं को रख लीजिए। मुक्ति चाहिए ना इन 5 लोगों से। अब आपको मुक्ति तब मिलेगी जब आप 1 हफ्ते के लिए एक काम करेंगे। बताऊं? करेंगे तो बताऊं? करेंगे? अब आपने एक काम करना है कि आप सोते, जागते, उठते, बैठते, नहाते, जो भी कुछ करते हैं, इस थैले को लेकर के घूमना। आपने सोते सोते वैसे पकड़ के ही रखना है, जाने नहीं देना इनको कहीं। ठीक है? कितनी देर के लिए? कितने दिन के लिए कर सकते हैं आप?
नहाते खाते पीते घूमते फिरते कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ये थैली साथ में रहेगी। कोई पूछे भैया क्या है, बोले 5 दुश्मन है, इनसे मुक्ति चाहिए। ठीक है, कितने लोग हैं जो ये 5 दिन के लिए कर सकते हैं? मुश्किल है। 5 दिन क्या, 40-40 सालों से आज भी हमारे दिमाग में ऐसे लोग लोड हैं जो आज तक हमारे दिमाग से। तो मुक्ति का एक ही तरीका है, छोड़ो तो, ठीक है, छोड़ो तो छूटे, बस छोड़ देना है हमें। एक माता जी मुझे कहती, कैसे छोड़ू, कितने दुख दिए इस इंसान ने मुझे कैसे छोड़ू, बोले इसे तो मैं किसी जन्म में भी माफ नहीं करूंगी, इतने दुख दिए इसने। मैंने कहा माता जी छोड़ दो, नहीं तो अगले जन्म में यही मिलने वाला है। अगर छोड़ोगे नहीं तो यही मिलेगा, तो जो कोटा यहां बाकी रह गया वो अगले जन्म में पूरा करेगा। अच्छा, एक जोक सुना लेता हूं तो आपको थोड़ी हंसी आ जाए। तो एक महिला थी, तो उसको मैंने पूछा, थोड़ी अपनी परेशानी के बारे में बताया, तो मैंने उसको पूछा कि अगर आपको भगवान अगले जन्म में अवसर दे कि आपको एक अलग पति मिले, क्या आपको यही वाला चाहिए, क्या करेंगे आप? अगर आपको भगवान ऑप्शन दे कि सेम पति तुम्हें अगले जन्म में भी मिलेगा, तो आप इस सेम पति को चूज करना चाहेंगे या आपको कोई अलग चाहिए, कोई आपने मन में ऐसा बना लिया? बोले नहीं नहीं, यही चाहिए मेरे को। मैंने कहा ऐसा क्यों, आप परेशान रहते फिर यही क्या? बोले 40 साल लगाए इसको सुधारने में, वहां दूसरा मिलेगा और 40 वेस्ट करने हैं क्या? इसी को लेकर के चलूंगी, 40 लगा लिए, 41 से शुरू करूंगी। सही है? तो छोड़ो तो छूटे, है ना? अब आप मुझे, ये पिक्चर दिखाई दे रही है आपको? अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और आप मुझे ये बताइए कि गाय मालिक है या ये जो इंसान है ये मालिक है? देख के बताइए, क्या लग रहा है आपको इस पिक्चर से, कौन मालिक है और कौन गुलाम है? आप कुछ भी कहेंगे तो मैं दूसरा सवाल पूछूंगा आपसे। सबको दिखाई दे रहा है? चलो मैं बैठना छोड़, ठीक है? ओके। अभी फिर अगर मैं उठ जाऊंगा तो फिर ऐसे आगे पीछे करूंगा तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा ना, तो बैठ के ही करूं फिर। 1 मिनट मुझे करने दीजिए। देखिए, अपेरेंटली अगर आप देखें ना तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि ये मालिक है और ये गुलाम है। यस नो? ऐसा ही लग रहा है ना? ऐसा ही लग रहा है ना? कितने लोग ये मानते हैं कि ये मालिक है और ये गुलाम है? अपना हाथ खड़ा कीजिए। और कितने लोग हैं जिनको लगता है ये मालिक है और ये गुलाम है? अच्छा, दोनों कैटेगरी में नहीं है, तो जो बाकी जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो कौन सी कैटेगरी में? बोले कोई भी मालिक हो, अपने को क्या लेना, गाय दूध देती है, इतना बहुत है? अच्छा, ऐसा लगता है। ऐसा कैसे लग गया बाय द वे? हाँ जी, देखिए मैं आपको बताता हूं, बस एक काम कीजिए, सिर्फ एक काम, एक कैंची ले आइए या एक चाकू ले आइए, उसके बाद आपको 2 सेकंड में पता चलेगा कि गुलाम कौन है और मालिक। खाली रस्सी काट लो, फिर आपको पता चलेगा कि मालिक कौन और गुलाम कौन। भागेगा ना उसके पीछे। इस पिक्चर से लग रहा है कि इस गाय को, इस इंसान में कोई इंटरेस्ट, ये यही इंसान है जिसने इस गाय को पकड़ के रखा है। बस ऐसा ही तो है। आपके जीवन में जो बातें हैं ना, उन बातों को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपने खाली उनको पकड़ करके रखा है। बातों को आप में कोई इंटरेस्ट, आपको बातों में इंटरेस्ट है बस। तो एक बहन जी मेरे पास आई थी काउंसलिंग में, मुझे कहती है मेरी एक बीमारी है, मैं भूल जाती हूं। मैंने कहा माता जी आप तो कितने लकी हैं, मैं तो कोशिश करता हूं भूलने की, आप तो वैसे ही भूल जाती। बोले नहीं नहीं, मैं हर छोटी छोटी बातों को भूल जाती हूं। तो मैंने पूछा कि आपकी शादी हुई है? बोले हाँ। कितने साल पहले हुए? बोले 40 साल पहले। कितने बच्चे हैं? 4। अच्छा, आपके हस्बैंड का नाम क्या है? तो फलाना। मैंने कहा माता जी आपको तो सब कुछ याद है, फिर आप भूलते क्या हो? हम जीवन में वही भूलते हैं जिसे हम कभी भी याद रखना, और जिसे हम याद रखना चाहते हैं वो कभी भी हमारे दिमाग से नहीं जाता। तो फैसला किसका है? किसका फैसला है? मेरा निजी फैसला है मेरे जीवन में मेरे को दुख देने का।
इसलिए मेरा एक स्लोगन है, स्टैंडर्ड स्लोगन, कि मेरे जीवन में मेरे दुखों का कारण सिर्फ और सिर्फ, ये यहां कह रहे हैं, घर पे भी कहना है ठीक है, मैं ही हूं। किसी ने कहा कि नहीं कैसे हूं, बोला मेरी वाइफ मुझे दुख देती है, बहुत परेशान करती है। तो मैंने कहा शादी करने का फैसला किसका था? अच्छा दोनों का। ये कौन बोला? अच्छा नहीं, आपकी पीड़ा को समझ गया मैं ओके। तो इसका मतलब यह है कि हमने बात को पकड़ लिया है, बात में कोई दम नहीं है। और काउंसलिंग में कई बार मैंने ऐसा भी देखा कि लोगों को पूछा भाई कारण बताओ, क्या कारण है डिस्प्यूट का। यकीन मानो लड़ते लड़ते 5 साल के बाद ये भी भूल जाता कि किस कारण की वजह से हमारे यहाँ झगड़ा हुआ था। से यस नो, ऐसा ही होता है ना, कि हमको ये भी याद नहीं रहता कि ये लड़ाई शुरू कहाँ से हुई थी। अब तो ये लड़ाई हमारे ईगो पे अब बनाई है ना, और लड़ते लड़ते इतना हमारा जो है अभ्यास हो चुका है कि हर छोटी बात पे भी झगड़ा हो जाता है। फिर बाद में सोचते हैं कि अगर ये ना करता तो ये ना होता, ये ना करता तो वो ना। फिर बाद में कैलकुलेशन करने से कोई फायदा है? ओके हाँ, ये कल आपको प्रैक्टिस दी थी ना करने के लिए। मैं कहता हूं अगर किसी भी पीड़ा से बचना है ना, माफी मांगना सीखो। लेकिन माफी मांगना इतना आसान नहीं है, बहुत कड़वा है ये। क्यों? क्योंकि कुछ कारण हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहते हैं सामने वाले के सामने झुकना, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको झुकने से रोकती हैं। कौन सी बातें हैं? 3 बातें। कितनी बातें? पहली बात, अगर मैंने सॉरी बोला तो मुझे लोग गलत समझेंगे, मैं गलत नहीं हूं। दूसरा, अगर मैंने सॉरी बोला तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, मैं तो बाहुबली हूं। पूरी जिद करूंगा, लड़ूंगा, भिड़ूंगा, मिटूंगा, लेकिन झुकूंगा बिल्कुल नहीं, चाहे बच्चों की जिंदगी दांव पे लग जाए। मैं देखता हूं कई बार कि इतना लड़ते हैं माँ बाप कि ये भी वो भूल जाते हैं, इतना अंधकार छा जाता है आंखों पर कि उन्हें यह भी भूल जाता है कि बच्चे हमें देख रहे हैं। मैं आपको एक घटना बताता हूं। दुबई में एक लेडी की काउंसलिंग करने के लिए मैं उसके घर में गया। बहुत बड़ी एक बिजनेस टाइकून की वाइफ थी, कुछ उनका डिस्प्यूट चल रहा था, तो मैं उनके घर चला गया। सुबह सुबह का टाइम था, उसके बाद मेरे को ऑफिस जाना होता था। तो सुबह सुबह मैं गया, 7 सवा 7 बजे का टाइम रहा होगा। तो वो मैडम जो अपने बच्चे को, मेरे ख्याल में 3 साल का या 4 साल का रहा होगा, स्कूल प्री नर्सरी जिसको आप बोलते हैं, 4 साल के बच्चे को प्री नर्सरी में ही भेजते होंगे ना, प्ले वे स्कूल जिसको बोलते हैं। तो मुझे कहती कि कोतवाल जी आप 2 मिनट सोफे पे बैठिए, मुझे इसको स्कूल के लिए पहले तैयार करने दीजिए, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो मैं भी सोफे पे बैठा, मेरे पास कुछ काम नहीं था, तो मैं उन दोनों माँ और बेटे की कॉन्वर्सेशन को ऑब्जर्व कर रहा था कि इन दोनों के आपस में क्या वार्तालाप चल रहा है। तो माँ जब उस बच्चे को तैयार कर रही थी, ध्यान से सुनना कि जो हम करते हैं वो दुनिया पकड़ती है, हम जो कहते हैं वो पकड़ में नहीं आता है। तो माँ ने उस बच्चे को 3 स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन दी, रादर आप सबकी माँ ने आपको भी दी होंगी। एक एक करके बताता हूं, फिर आप बताना कि आपकी मदर ने भी आपको दी हैं या नहीं। पहली इंस्ट्रक्शन, देखो बेटा तुम्हारे बैग में टिफिन रखा है, पूरी सब्जी रोटी खत्म करके ही। अच्छा, आप में से किस किस की मम्मी ने ऐसा कहा? कई बोलेंगे मैं इतना गरीब, मेरे जमाने में टिफिन नाम की चीज ही नहीं होती थी। लेकिन मेजॉरिटी अगर आप देखो तो ऐसे हर मां कहती है ना, आपकी मदर ने भी कहा होगा। दूसरी इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनना। दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या थी कि देखो जितनी बुक्स लेके जा रहे हो ना, रात को उतनी शाम को लौटते समय सब लेते आना। ये भैया हंस रहे हैं तो मम्मी कहती हो, सबकी मम्मी कहती है यार, मेरी भी कहती थी। हाँ जी, अच्छा, और माँ की नज़र में तो वैसे ही सब छोटे ही रहते बच्चे। तो कहा जितनी बुक्स लेके जा रहे हो उतनी लौटते समय लेके आना। और तीसरी जो इंस्ट्रक्शन थी, जो सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसने मेरे को पूरा स्तब्ध कर दिया, वो ये थी, बेटा स्कूल में किसी के साथ झगड़ा मत करना, क्योंकि लड़ना बुरी बात है। देखो ये सारी माँओं को मालूम है। बच्चे को कहती है कि बेटा लड़ना मत, लड़ना बहुत बुरी बात है। बच्चे ने भी तोतली लैंग्वेज में पूछा कि मम्मी तुम जो पापा के साथ रोज लड़ती वो कौन सी मैनर है? अब जरा 2 मिनट रुको, जरा हंसने से पहले 2 मिनट रुको।
बच्चे ने तोतली आवाज में पूछा कि मम्मा तुम जो पापा के साथ रोज लड़ती हो वो कौन सी मैनर है। माँ बड़े रश में थी, उसने 2 पीठ पे लगाए, बोले चल जल्दी जल्दी तेरी कार बाहर वेट कर रही है। उसके लिए तो नॉर्मल सी वो बात थी, लेकिन मैं सोफे पे बैठा बैठा एक चीज ऑब्जर्व कर गया कि बच्चा वो नहीं सीख रहा जो माँ सिखाना चाहती है, बच्चा वो सीख रहा है जो माँ कर रही है। तो यही चीज है कि जब हम लड़ते हैं तो बच्चे, आप कुछ भी करिए, आप ये मत सोचिए, आजकल के पेरेंट बड़े स्मार्ट है, वो कहते हैं हम बच्चों के सामने नहीं लड़ते। अच्छा, छोटा बड़े को कहता मम्मी का मूड ठीक नहीं, जरा ध्यान से देखना, दूर से पता चलता है। वाईफाई का जमाना है, क्या बात करते हैं आप, हैं? वाईफाई का जमाना है ना, तो कैच हो ही जाता है। तो दूसरी बात जो हमें सॉरी बोलने नहीं देगी, झुकने नहीं देगी, वो ये कि लोग मुझे कमजोर समझेंगे। मैं कमजोर तो नहीं हूं। पहला, मैं गलत नहीं हूं। दूसरा, मैं कमजोर नहीं हूं। और तीसरा, मैं झूठा ठहराया जाऊंगा। और मैं तो सत्यवादी हरिश्चंद्र हूं, मैं प्रूव करूंगा। और आप मुझे बताइए, जैसे कोई भी है, जैसे मैडम आपका हस्बैंड के साथ कभी, आपके हस्बैंड के साथ कभी नहीं झगड़ा होता होगा, मैं जस्ट आपकी एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा ही है ना? खैर चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, जब भी आपका झगड़ा हुआ आपके हस्बैंड के साथ, दोनों में से कौन जीतता बाय द वे? देखो इतना लड़ लिया कि समझ में नहीं आया कौन जीतता। देखो दोनों में कोई नहीं जीतता है, लास्ट में दोनों को सरेंडर करना पड़ता है, गिव अप करना पड़ता है ना, है या नहीं? तो इतना सीन बनाने के बाद जब आपने गिव अप कर लिया, पहले कर लेते थे तो, लेकिन पहले कैसे करता? वो 3 बातें जो मेरे सामने आ रही थी ना, कि मैं गलत ठहराया जाऊंगा, मैं झूठा ठहराया जाऊंगा, मैं कमजोर ठहराया जाऊंगा, इसलिए मैं टूटूंगा तोड़ूंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं, क्योंकि मैं शीशम हूं। और कई तो इतने मतलब समझदार विवेकशील लोग होते हैं, बोलते हैं मैंने तो अच्छे अच्छों को सबक सिखाया। तुम कौन सी खेत की अच्छे अच्छों को सिखाए? मतलब अभी सोचो, टेढ़ों को सिखाया हो तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छे अच्छों को ठीक किया बोला, तो अच्छों को ठीक करने वाला खुद अच्छा हो सकता है क्या कभी? सोचे। लेकिन बड़े हम कॉन्फिडेंस से कहते हैं ना, रिश्तों में अगर मधुरता चाहिए, अगर आप जीवन काल में उन सुख रिश्तों का सुख लेना चाहते हैं, तो एक चीज पक्की कर लो, झुकना सीख लो। लेकिन इसमें भी फिर एक कॉन्फ्लिक्ट है कि हर बार मेरे को ही झुकना है, तुम कभी नहीं झुकोगे, हर बार मुझे ही सहन करना है, हर बार मुझे ही सुनना है, तुम नहीं सुनोगे। देखो शीशम कभी झुक सकता है क्या? हैं? शीशम कभी झुक सकता है? झुकना किसकी फितरत में है? घास की फितरत में। किसकी फितरत पे? लेकिन अगर घास कभी शीशम को बोले कि हर बार मेरे को ही झुकना है, अभी हो सकता मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने शीशम के साथ शादी कर ली है, तो अब करना क्या है? किसको झुकना माता जी? घास को। आप कौन है? घास है। आपके हस्बैंड बैठे हैं इधर, तो वो क्या है? वो भी घास है या वो शीशम है? हाँ जी, देखो पब्लिकली पूछ रहा हूं ना, इसलिए बोल नहीं रहे, बाकी मन से तो बोल ही दिया है। देखिए ऐसा नहीं है, हर एक का अपना एक स्वभाव है। अगर एक गलत है एक सही है, तो सही भी गलत हो जाता है। कब? जब वो अपनी बात को सही सिद्ध करने के चक्कर में चला जाता है। तो एक चीज याद रखना, आप सत्य हैं, आप सही हैं, लेकिन आपका जो तरीका है ना सही बात को सही सिद्ध करने का, वो सही नहीं है। इसलिए सत्यता के साथ क्या चाहिए? सभ्यता भी होनी बहुत जरूरी है। हम सत्यता के साथ असभ्य हो जाते हैं, इसलिए सामने वाले को हमारी बात बिल्कुल स्वीकार नहीं होती। बात आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन आपका तरीका, समय, वातावरण और सामने वाले की मानसिक अवस्था ठीक नहीं है। तो ठीक बात करने के लिए भी ठीक समय का होना बहुत जरूरी है। बुजुर्गों ने हमें सिखाया था, सोचो, समझो और फिर बोलो। बुजुर्ग चले गए, अब हम आज के मॉडर्न जमाने के लोग हैं। हम क्या करते हैं? पहले सोचो समझो और करो। हम पहले कर डालते हैं, फिर सोचते रहते हैं ऐसा क्यों किया, और फिर जिंदगी भर समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हस्बैंड वाइफ बोलते हैं 40 साल में तुम्हें मैं समझ ही नहीं पाई। अच्छा, पाइथागोरम थ्योरम है क्या आपकी वाइफ? नहीं, पाइथागोरम थ्योरम सबसे कॉम्प्लेक्स थ्योरम होती है मैथमेटिक्स के अंदर। तो जब हमने अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लेक्स बना रखा है, तो सामने वाला हमें कैसे समझेगा?
ठीक है। तो जब भी इस तरह का डिस्प्यूट हो, शांति बनाए रखें। उसके लिए भी उपाय बताएंगे कि आप कैसे शांति बनाए रखेंगे। लेकिन कभी कभी लोग काउंसलिंग में ये कहते हैं कि मनोज भाई शांति तो बनाए रखते हैं लेकिन लोग मुंह में उंगली डाल देते हैं, ऐसों का क्या करें? मतलब आप चुप रहेंगे ना तो चुप बैठने नहीं देंगे, जब तक आपको छिड़ेंगे नहीं, आप छिड़ ना जाएं तब तक आपके मुंह में उंगली डालते रहेंगे। तो ऐसों के साथ क्या करना बोले? फिर मैंने कहा ऐसों के लिए फिर एक ही काम करना कि भगवान या तो इसको ठीक कर ले या मेरे को उठा ले। और क्या कर सकते हैं फिर? नहीं, जब आपको लगता कि सामने वाला एक्सट्रीम एग्रेसिव है, आपके पास तो कोई दूसरा उपाय नहीं है ना, फिर तो बेटर है आप सरेंडर हो जाइए। लेकिन इतना आसान थोड़ी है जितना सरलता से हम कह रहे हैं और सरलता से आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इतना सरल भी नहीं है। जब तक आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक आपसे ये नहीं हो पाएगा। यकीन मानिए मेरा, मुझसे भी नहीं हो पाता था, बड़ा गुस्सा था। लेकिन जब से मैंने राजयोग कोर्स किया, फिर धीरे धीरे ध्यान करने लगा, समझ तो कुछ भी नहीं आया था, छोटी आयु थी मेरी, कॉलेज में पढ़ता था, अपनी फुल स्विंग में था, लेकिन बस इतना समझ में आया कि यहाँ ध्यान में बैठने से मन शांत हो रहा है। तो धीरे 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 उस शांति के चक्कर में जाते गए, समय निकालते गए, नौकरी के साथ साथ भी जब जहाँ भी रहे, जिस देश में भी रहे, इतना पक्का कर लिया कि जाते रहेंगे तो कुछ जीवन में बदलाव आता रहेगा। ये एक दिन, एक महीने, एक साल का खेल नहीं है, ये हमने तब तक करना है जब तक हम इस संसार में जीवित हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो दोपहर को खाया था तो रात तक चलेगा? नहीं चलेगा ना, रात को फिर चाहिए, क्योंकि बॉडी में सिस्टम लगे हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। इसीलिए इसी तरह हमारे दिमाग में भी सिस्टम लगा है। आप कितनी भी पॉजिटिविटी अगर यहाँ ग्रैब करके जाएंगे ना तो मेन रोड तक ही चलेगी, घर तक तो धीरे 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 पारा डाउन होता जाएगा। तो डेली हमने क्या करना है, थोड़ा 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 इस तरह के जो आभा मंडल है, उस आभा मंडल में अपने आप को स्थिर करना पड़ेगा, तभी हम ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। मुश्किल हो सकता है आपके लिए, लेकिन नामुमकिन तो अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। बस इतना है कि हम करना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है जी। अगली चीज, मेरा एक निजी अनुभव काउंसलिंग का कहता है कि जो जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, झगड़े होते हैं, रिश्तों में दरारें पड़ती हैं, उसका मूल कारण है मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या चीज? मिसअंडरस्टैंडिंग। आपने कुछ कहा, मैंने कुछ समझा, आपने कुछ समझा, मैंने कुछ और ही बोला, और बात का बतंगड़ हो गया। और बात का एक सिस्टम है, जब बात एक एंड से चलती है और आखिरी एंड तक जब पहुंचती है, उसकी पूरी रूपरेखा ही बदल जाती है। मेरे पास समय कम है, नहीं तो मैं प्रैक्टिकली वो भी आपको करा के दिखाता कि उस एंड से जब बात चली, कोई XYZ स्टेटमेंट पास हुआ, तो कई सारे लेयर से गुजरने के बाद जब वो अपने एक्सट्रीम एंड तक पहुंचा, रूपरेखा ही चेंज हो जाती है उसकी। और फिर वो व्यक्ति कहता, अच्छा उसने मेरे बारे में ऐसा कहा। वो जब मिलता वो कहता, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। बोले क्यों? इसने कहा। इसको पूछा तुमको किसने कहा? बोला इसने कहा। इसको पूछा तुमको किसने कहा? इसने। और वहां तक पहुंचेंगे तो बात कुछ और ही थी। इसलिए एक मंत्र बताता हूं, याद रखेंगे। 2 बार सुनना है, 1 बार करना है। जोर से बोलो, 2 बार। जोर से बोलो, 2 बार और 1 बार। हमारा उल्टा है, हम 1 बार सुनते हैं फिर 2 बार करते हैं। कैसे? 1 बार गलत, फिर दूसरी बार ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सुनते ही नहीं है। अगर सुनते भी तो बोलो क्या? बोलो। क्यों? क्योंकि सुनने के लिए थोड़ी सुनना है, बस खाली उसका स्टेटमेंट पूरा हो, फिर मेरे को वॉमिट करना है ना, क्योंकि मेरे अंदर बहुत भरा पड़ा है। तो हमें तो अपनी बात रखनी है ना, सुनने की आर्ट तो हमारे पास है ही नहीं। तो इसलिए रिश्तों को बनाए रखने के लिए आपका जो कम्युनिकेशन है, जो आप बातचीत का जो तरीका है आपका, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। कुछ लोग हैं ना, बड़े खराब होते मुंह से, बात वो अच्छी कहते हैं लेकिन तरीका, क्यों? कम्युनिकेशन करना ही नहीं आता, अपने मन की बात सामने वाले तो पहुंचा ही नहीं पाते हैं। आर्ट है ये भी, अपनी बात को मनवाने का, और ये सबसे नहीं हो पाता। आप में से कितने लोग हैं जो अपने हस्बैंड को बड़ी आसानी से अपनी बात जो है वो समझा पाते हैं? आप अपनी वाइफ को समझा पाते हैं? कोई ऐसा? क्योंकि आर्ट नहीं है, कम्युनिकेशन इटसेल्फ इज अ स्किल। ये एक आर्ट है, सीखना पड़ता है। जब तक सीखेंगे नहीं तो आप कर ही नहीं सकते हैं। हमारी कम्युनिकेशन में क्या है? लो वोकैबुलरी। कौन सी वोकैबुलरी?
लो वोकैबरी, गालियों से शुरू करेंगे। तुम्हारी माँ ऐसा करती है, तुम्हारे पिताजी ऐसा करते हैं, तुम्हारा भाई तो ऐसा ही है, तुम तो ऐसे ही हो। तो क्या इतने भी रॉयल शब्द हमारे पॉकेट में नहीं है कि हम किसी से 2 शब्द ऐसे बोलें कि उसके मन को हम जीत पाए? तो अपनी बात को मनवाने का एक तरीका है, आपके पास नहीं है इसलिए सीन बन जाता है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मुगले आजम पिक्चर देखी है? ऑलमोस्ट सभी ने देखी होगी। बहुत पुरानी पिक्चर है, 14 साल लगे उस पिक्चर को बनने में। इस पिक्चर की एक कहानी सुनाना चाहता हूं मैं, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन की। अपनी बात को मनवाने का तरीका क्या। 2 घटनाएं बताऊंगा। पहली घटना जो है मुगले आजम की बताता हूं। आसिफ अली जो थे वो इस पिक्चर के प्रोड्यूसर थे और नौशाद जी थे म्यूजिक डायरेक्टर थे। नौशाद जी जो थे, आपने नौशाद जी का नाम सुना होगा, बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्ट किए उन्होंने, बहुत प्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर रहे। तो एक सीन था मुगले आजम के अंदर कि अनारकली जो है सलीम के साथ सुबह के तीसरे पहर मिलने जाती है, और जब वो उससे मिलने जाती है तो पीछे से तानसेन जो है वो गीत गाते हैं। तो आसिफ ने कहा, आसिफ अली कहते हैं म्यूजिक डायरेक्टर को, नौशाद जी को, कि यार तानसेन की टक्कर का कौन ऐसा म्यूजिशियन है कि जब वो गाना गाए तो लोगों को फील हो कि तानसेन ही गीत गा रहा है, ऐसा कौन है? तो नौशाद साहब ने कहा पूरे भारत में एक ही इंसान है, वो है बड़े गुलाम अली साहब। गुलाम अली साहब के भी आपने बहुत सारे सब लोगों ने सुना होगा, उनकी क्या मधुर आवाज़ थी, बड़े गुलाम अली साहब। लेकिन बड़े गुलाम अली साहब किसी पिक्चर के लिए गीत नहीं गाते, वो तो शौकिया गाते हैं। आसिफ ने कहा मेरे को एक बार मिलवा के तो देखो। देखो अपनी बात को मनवाने का तरीका क्या होता है, देखना, ध्यान से सुनना जरा आप। आसिफ अली ने कहा कि नौशाद साहब एक बार मेरी मुलाकात करवा लो। तो इन्होंने बड़े गुलाम अली साहब को जो है अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि मैं किसी एक साहब को आपसे मिलवाना चाहता हूँ। तो ये आसिफ अली साहब को जो है लेके गए नौशाद साहब, और नौशाद साहब के सामने जो है आसिफ अली कहते हैं बड़े गुलाम अली साहब को कि आपने जो है इस पिक्चर के लिए गीत गाना है। तो उन्होंने कहा कि आसिफ जी ऐसा है कि मैं पिक्चरों के लिए गीत नहीं गाता। आसिफ अली जो ना सिगार पीते थे, सिगार देखा आपने, वो पीते थे। एक सुट्टा लगा के हवा में धुआं फेंकते हुए कहते हैं गुलाम अली साहब गीत तो आप ही गाएंगे। क्या कहा? गीत तो आप ही गाएंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो गीत गाता ही नहीं हूँ पिक्चरों के लिए, तो मैं कैसे गाऊंगा? नहीं नहीं, गीत तो आप ही ने गाना बोले, क्योंकि आपके सिवाय कोई भारत में है ही नहीं जो ये गीत गा सके। तानसेन की टक्कर का कौन है? लेकिन वो इतने प्रोवोकेट नहीं हुए कि वो उनकी महिमा करे और उन्होंने कहा मैं गा लूँ। तो गुलाम अली साहब ने नौशाद साहब का हाथ पकड़ा और कमरे में ले गए। कौन से पागल को लेके आए हो? बोला तुम। बोले मैंने बहुत समझाया था, मानता नहीं है। बोलता नहीं, मेरे को एक बार मिलवा लो, मैं खुद ही बात कर लूँगा। ठीक है। गुलाम अली साहब ने कहा भगा दूँ इसको यहाँ से? बोला ठीक है भगा लो। तो गुलाम अली साहब बाहर आए। 1944 की बात है। आप में से कितने जो 1944 में पैदा हुए थे? ठीक है। तो गुलाम अली साहब बाहर आते और आसिफ अली को कहते हैं कि ठीक है मैं गीत गाऊंगा, लेकिन एक गीत के 50,000 रुपये लूंगा। अभी 1944 में अगर 500 रुपये सिंगर को दो ना तो पूरा दिन गीत गवाते रहो, जितने मर्जी गवाने। खाली 500 रुपये अगर देना तो पूरे दिन जितने मर्जी गवाओ। तब गुलाम अली साहब ने क्या कहा कि 50,000 रुपये लूंगा। नौशाद साहब ने फिर एक सुट्टा, आसिफ अली ने फिर एक सुट्टा लगाया। बोले गुलाम अली साहब गीत तो आप ही ने गाना है। जेब में हाथ डाला, 10,000 रुपये निकाले और टेबल पे रखे। बोले ये 10,000 एडवांस रखो, 40,000 आपको मुंबई में दूंगा, गीत तो आप ही गाएंगे। और वो गीत पता अपनी फिर किसने गाया? गुलाम अली साहब ने ही वो गीत गाया। एंड टू योर सरप्राइज उस गीत के लिए उन्होंने 1 रुपया भी आसिफ अली से चार्ज नहीं किया। यह है अपनी बात को मनवाने का तरीका। और हम ठहरे बाहुबली कि जब तक सामने वाला बात नहीं मानेगा या तो उसका माथा फोड़ लेंगे या अपना माथा फोड़ लेंगे। तो अपनी बात को मनवाने का एक तरीका होता है। आप में से कितने लोग हैं जो इससे ब्लेस्ड हैं कि आप अपनी बात किसी से भी मनवा पाते हैं? मुश्किल है ये, सबके पास ये आर्ट नहीं होता है। आसिफ अली ने जिंदगी में कितनी ठोकरें खाई होंगी, तब उन्होंने ये अनुभव लिया होगा ना जीवन में, तभी तो ये समझ पाए होंगे कि अपने मन की बात किससे कैसे मनवानी है। ठीक है। अब देखो मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे होती है।
कल आप सबको कहा था डायरी पेन लेके आने के लिए, किस किस ने डायरी पेन लाया है? अच्छा, हाथ नीचे रख दीजिए। अच्छा, कितने लोग हैं जो नहीं लाए हैं? तो बाकी कौन सी कैटेगरी वाले हैं? या मेरी बात ही समझ नहीं पाई, मैं बात ही नहीं अपनी आपसे कह पाया। चलो ठीक है, एक छोटी सी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा। आपने क्या करना है, एक लंबी सी लाइन खींचनी है। जैसे आप यहां भी देख पा रहे होंगे, एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन। आप अपनी नोटपैड के ऊपर एक लंबी सी लाइन खींच लीजिए पहले। जिनके पास है नोटपैड वो खींच लीजिए। खींच ली सबने? जल्दी से, टाइम कम है हमारे पास। अब आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना है, एकदम ध्यान से सुनना है। कम्युनिकेशन ध्यान से जुड़ा हुआ है। हम सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते ही नहीं, क्योंकि हम तो कोई दूसरी दुनिया में रहते हैं। फिर जो वो कहना चाहता है वो हमको समझ में नहीं आता है, तो फिर क्या हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती कि नहीं होती है? देखो अभी होगी, 2 मिनट में होगी। अभी जैसे मेरा नाम मनोज है, तो मेरे मनोज के 2 अक्षर हैं, एक एम है और लास्ट में जे है, MANOJ। तो पहला अक्षर क्या है, एम, और लास्ट अक्षर कौन सा है, जे। ठीक है, आपका भी जो नाम होगा तो पहला कोई अक्षर होगा। जैसे भाई साहब आपका पहला अक्षर कौन सा है, सॉरी, P, और लास्ट कौन सा है, H। ठीक है, ओके। अभी वो बोर्ड लेके आना 1 मिनट के लिए। आप कुछ करना नहीं, खाली बोर्ड ही लेके आना और मार्कर ही लेके आना, इधर खड़े रहना। ओके, अब आपने ध्यान से सुनना है मैं जो बोलता हूं। क्या करना है, ध्यान से सुनना है मैं जो कहता हूं। क्या करना है आपने, आपका जो नाम है पहला, जैसे मेरा नाम है मनोज कोतवाल, कोतवाल को छोड़ दो, मनोज जो शब्द, हाँ बस ठीक है, ऐसे पकड़ के ही रखना। हाँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया जुगाड़ कर लिया आपने, सिद्ध करा कि हम भारतीय ही हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, अब आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आप बिल्कुल इस तरह इधर उधर बिल्कुल आप ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि यही गलतियां करते हैं हम। अब आपने क्या करना है, आपके नाम का पहला और आखिरी अक्षर, आपके नाम का पहला और आखिरी अक्षर लाइन की दोनों तरफ लिखना है। फिर से रिपीट करूं, फिर ये मत कहना कि आपने एक ही बार बोला था। आपके नाम का पहला और आखिरी अक्षर लाइन के दोनों तरफ लिखना है। मराठी में नहीं आता बोलना, नहीं तो वो भी बोलता, नहीं तो आप बोलते कि हम तो मराठी ही समझते हैं। हिंदी समझते हैं ना सब लोग? आपके नाम का पहला और आखिरी शब्द जो है लाइन के दोनों तरफ लिखना है। लिख दिया सबने? सबने लिख लिया? अच्छा, अब 1 मिनट रुकिए। अच्छा, एक बार लिख लिया, अब चीटिंग नहीं चलेगी, ठीक है? करेक्ट नहीं करना है, जो भी आपने लिखा वो लिखा है। अब आप मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोग हैं, जैसे मान लीजिए मेरा नाम मनोज है, इस तरह करिए, ऐसा करिए, ठीक है, बस 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 बस। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने M ऐसे लिखा और J ऐसे लिखा? हाथ उठाइए बस। कितने लोग हैं जी? इतने लोग हैं। अच्छा ठीक है, या तो आपने ऐसे लिखा होगा या फिर ऐसे लिखा होगा, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही हैं। अब हाथ उठाइए, कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसे लिखा है? एक बार फिर से हाथ उठाइए प्लीज, जल्दी से। ओके, अब कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसे लिखा है? वो हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, मैंने बात तो सबको एक ही जैसी कही थी, फिर दोनों आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कैसे लिख लिया? देखना मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट होती है, यही समझना हमको। बात मैंने आप सब लोगों को 2 बार रिपीट करते हुए सेम ही बताई थी, फिर आपने सेम क्यों नहीं लिखा? मेरे कहने में गलती है या आपके सुनने में गलती है? बताइए। हाँ, यहां बोल रहे हैं यहां मेरी गलती, वहां नहीं बोलेंगे ना जब सीन बनेगा, वही तो बोल रहा है ये। यहां तो हम आसानी से बोल लेते हैं कि नहीं मैंने सुना नहीं, लेकिन जब सीन बनता तब हम ये कहते के लिए तैयार बिल्कुल नहीं होते हैं कि मैंने सुना बराबर नहीं। देखिए पता हुआ क्या, गलती आपकी भी नहीं, गलती मेरी भी नहीं है, गलती है सिर्फ हम सुनते नहीं हैं। क्या सुनते नहीं? मैंने आपको कहा था आपके नाम का पहला और आखिरी अक्षर लाइन की दोनों तरफ लिखो। अब जो मैं एक्शन कर रहा था और जो मैं कह रहा था, दोनों में मिसमैच था। मैं कह क्या रहा था? पहला और आखिरी, जबकि मैंने ऐसे नहीं कहा पहला और आखिरी, पहला और आखिरी। मैं बोल तो कुछ और रहा था लेकिन कर कुछ और रहा था, इसलिए मैक्सिमम लोगों ने ऐसे वाला लिखा, ऐसे वाला लिखा। यस नो?
बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ऐसा लिखा था ना। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कहते कुछ और हैं, सामने वाला समझता कुछ और है। वो कहता है मैं बिल्कुल सही हूं, मैं कहता हूं मैं बिल्कुल सही हूं। अच्छा, दोनों में से कौन से सही है और कौन गलत है? हाँ जी, दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन हम ये यहां कह रहे हैं ना, वहां हम ये कह ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि टोटल हमारा टॉप फ्लोर हाईजैक हो जाता है। ठीक है, और फिर थोड़ी देर के बाद, सुनने समझने के बाद पता चलता है तो बहुत छोटी सी बात थी, ध्यान से सुनता तो इतनी बड़ी गलती नहीं होती। तो रिश्तों में सबसे पहली जो दरार पैदा करने वाली चीज है वो है मिसअंडरस्टैंडिंग। आपने सुबह सुबह व्हाट्सएप स्टेटस पे कोई एक स्लोगन डाल दिया, कोई एक कोट डाल दिया। अब मान लो किसी व्यक्ति के आपके साथ बनती नहीं, उसको क्या लगेगा? मुझे चिढ़ा। देखो, सबको अनुभव है इस चीज का, फिर भी वही काम करेंगे रोज। होता कि नहीं होता है? तो फिर धीरे धीरे हमारी जो रिश्तों में जो दरार है वो बढ़ती है या घटती है ना? तो ये दरार बढ़ा कौन रहा है? बाय द वे हम ही कर रहे हैं ना वो सारी चीजें। तो करना क्या है हमको? हमको बस एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले 2 बार वेरीफाई करना। इसलिए कहा 2 बार सुनना है और 1 बार करना है। समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा इसको हटा दीजिएगा अभी, बोर्ड को, इसकी जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि और कौन सी चीजें हैं जो हमारे जीवन में रिश्तों को खत्म करती हैं। वो ये है कि हम सब प्राणी हैं, मनुष्य हैं। तो मनुष्य हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन तो रहेगा ना। पत्नी का पति के साथ कुछ एक्सपेक्टेशन है, पत्नी का पति से, पति का पत्नी से, बच्चों का माँ बाप से, माँ बाप का बच्चों से, है या नहीं? और हम सब लोग सोशल एनिमल हैं। अगर हम इस धरती पर आए हैं तो हमारे माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, सास ससुर हैं, बच्चे हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, है या नहीं है? और हर किसी की हमारे से कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन है। जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो क्या होता है? फिर पीड़ा होती कि नहीं होती? फिर संबंध हमारे धीरे धीरे धुंधले पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं? पड़ते हैं ना। तो क्या करना है? अगर जीवन में हमें सुखी रहना है तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, उसके सामने रियलिटी भी तो देखो, उसकी क्षमता भी देखो सामने वाले की। क्योंकि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपके सीने में जो आपका मन है, आप ही का है या किसी का ट्रांसप्लांट करवाया आपने? आप ही का है ना। क्या आपका मन आपकी हर बात मानता है? नहीं मानता ना। सोचो, आपका मन होकर के आपकी बात नहीं मानता, और आपके घर में जो लोग हैं वो, उनका मन आपकी बात कैसे मान लेगा जब मेरा ही मेरी नहीं सुन रहा है? तो ये एक्सपेक्टेशन सही है सामने वाले से कि जो मैं उससे चाहता हूं वो करे? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो स्वीकार करना सीखना है हमें। क्या करना? स्वीकार करना है। जो जैसा भी है, जो भी है, उसको वैसे का वैसा ही हमको स्वीकार करना है। लेकिन इतना आसान है क्या? इतना आसान तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पति के बारे में एक फ्रेम बनाया है, हमने पत्नी के बारे में भी एक फ्रेम बनाया है, माँ बाप ने बच्चों के बारे में भी फ्रेम बनाया है कि हमारे बच्चे जो है एकदम इंटेलिजेंट होने चाहिए। 99.99% हर माँ यही सोचती है। ऐसा संभव है? ऐसा संभव है? नहीं है ना संभव। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन भी हमने वही रखनी है जो वो कर पाए। मैं आपको एक जीती जागती किसी की जिंदगी बर्बाद करने वाली एक कहानी सुनाता हूं, ठीक है? एक्सपेक्टेशन से जुड़ी हुई, जो आजकल हर पेरेंट अपने बच्चों के साथ करते हैं। और हर पेरेंट दुखी होकर के हमारे पास आते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, हमारी बात नहीं सुनते, पूरा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, ठीक है? तो एक कहानी सुनाना चाहता हूं मैं। एक्सपेक्टेशन रखिए आप, एक्सपेक्टेशन रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन पूरी करने का आप उससे गारंटी लेंगे, ये कभी भी संभव होने वाला नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं, महाराष्ट्र स्टेट में एक बच्चा था जिसका नाम था अजीत नामबर। आज से करीबन 15-20 साल पहले उस बच्चे ने पूरी स्टेट में टॉप किया। क्या किया? पूरी स्टेट में उसने 12th में टॉप किया। अब ये क्या करना चाहता था? ये ओपन हार्ट सर्जन बनना चाहता था, और इसमें इतना कैलिबर था कि ये एक ओपन हार्ट सर्जन बन सकता था। लेकिन इसके पिताजी जो थे
वो एक फिटर थे किसी कंपनी में। फिटर समझते हैं ना आप, जो फिटर होते हैं ना, ठीक है, वो फिटर थे। तो वो ये सोचते थे कि मैं तो जीवन में कुछ नहीं कर पाया, लेकिन कम से कम मैं मेरे बेटे को तो मैकेनिकल इंजीनियर बनाऊं। क्यों? एक मैकेनिकल इंजीनियर क्या करता है, कितना पैसा कमाता है, ठीक है, तो वो उसको सब मालूम था। तो उसको ऐसा लगा कि मैं मेरे बेटे को क्या बनाऊंगा, मैकेनिकल इंजीनियर। तो घर में इस बात से थोड़ी बहस छिड़ी। बेटा कहता है नहीं पापा, मैं ओपन हार्ट सर्जन बनना चाहता हूं। एक्सपेक्टेशन से बात कर रहा हूं, फिर मैं हस्बैंड वाइफ की एक्सपेक्टेशन पे भी आऊंगा, टाइम मिलेगा तो। क्योंकि आजकल बच्चों और पेरेंट्स का जो रिलेशनशिप है वो धीरे 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 पूरी तरह से डेटोरेट हो रहा है, और उसका मूल कारण है आपने ओवर एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से कर ली है। क्षमता उनकी पहले देखिए कि वो किसके काबिल है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा मानना है 99% मार्क्स लेने वाला जिंदगी में कामयाब हो भी सकता है, पर गारंटी नहीं है, ऐसी कोई भी गारंटी नहीं। मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अब घर में बहुत बवाल हुआ, बहुत बहस हुई, तो माँ ने बीच में इंटरफेयर किया कि बेटा तू एक काम कर ले, तेरे पिताजी का दिल रखने के लिए तू एंट्रेंस एग्जाम दे ले, बाद में फिर देख लेंगे ज्वाइन करना है या नहीं करना। माँ ने सोचा एग्जाम देगा, टॉप करेगा, अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा तो फिर ज्वाइन कर ही लेगा। तो बेटे ने एग्जाम दिया, टॉप किया, IIT मुंबई, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का IIT मुंबई पवाई में है, वहां उसको सीट मिली। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का IIT का इंडिया का सबसे बड़ा जो कॉलेज है मुंबई में है, ठीक है, पवाई में है, वहां उसको एडमिशन मिली। अब वो एडमिशन लेना नहीं चाहता था, मम्मी उसके पीछे, पापा उसका पीछे, रोज घर में बवाल, रोज घर में लड़ाई, रोज झगड़े। बच्चा एकदम डिप्रेशन में चला गया। उसने सोचा मुसीबत से जान छूटे, चलो एक बार एडमिशन ले लेता हूं। एडमिशन ले ली। पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं उसको, क्योंकि उसको तो ओपन हार्ट सर्जन बनना है ना, लेकिन पिताजी को क्या बनाना है, मैकेनिकल इंजीनियर बनाना है। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको मैं। फिर क्या हुआ कि फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गया, सेकंड सेमेस्टर में भी फेल हो गया, तो घर वाले परेशान हो गए, वापस उसको घर लेके आए, एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाया, साइकाट्री डॉक्टर को दिखाया, डिप्रेशन की गोलियां चालू हो गई, रिहैबिलिटेशन सेंटर में डालना पड़ा। सोचो आप, और ऐसे दर्जनों केसेस देख रहे हैं हम बच्चों के आज की डेट में। अल्टीमेटली बच्चा पूरी तरह से डेटोरेट हो गया, वापस उसको जो है IIT मुंबई पवाई में लेके गए। अब थर्ड सेमेस्टर का पेपर चल रहा था, तो टीचर भी सारे परेशान थे कि IIT मुंबई पवाई का रिकॉर्ड खराब हो रहा है। तो उसके अप्लाइड मैकेनिक्स करके एक सब्जेक्ट होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, अगर जिन्होंने की हो उनको मालूम होगा। उसके प्रोफेसर नीचे से जा रहे थे और अजीत ऊपर बालकनी में बैठा हुआ था। तो प्रोफेसर ने बोला, अजीत शर्म करना, डबल डिजिट नंबर तो ले लेना इस बार, बोला। अजीत को ऐसा लगा कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है। अगले दिन क्लासरूम में साहब को, प्रोफेसर को पूछा कि सर मुझे बताइए कि IIT मुंबई पवाई में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अप्लाइड मैकेनिक्स का इतिहास क्या है, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं। बोले तू क्या करेगा जानकर। सर बता तो दीजिए आप, फिर क्या करेंगे वो तो बाद में देखेंगे ना। उन्होंने कहा 63 out of 70, दिस इज द हाईएस्ट स्कोर IIT मुंबई पवाई इन अप्लाइड मैकेनिक्स। अच्छा, बोला मैं आपको शर्त लगा के बताता हूं 70 out of 70। क्या शर्त लगा के बताता हूं 70 out of 70। वहां से सीधा लाइब्रेरी गया, 2 महीने के बाद एग्जाम दिया। आज भी आप गूगल करना, IIT मुंबई पवाई का ये रिकॉर्ड है 70 out of 70 बाय अजीत नाम्बर। फोर्थ सेमेस्टर में फिर फेल हो गया। अब ताली बजाओ, पढ़ना नहीं है मेरे को, बोला नहीं पढ़ना मेरे को। आज अजीत नाम्बर मुंबई में एक छोटे से गैरेज में एक कार रिपेयर करने वाले की हैसियत से काम करता है। हो गया ना काम तमाम। इसलिए एक्सपेक्टेशन रखिए आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं रखिए आप रिश्तों में, लेकिन ओवर एक्सपेक्ट नहीं करिए। हस्बैंड कहता है कि मैं मेरे दोस्तों की वाइफों को देखता हूं कितनी मैच्योर है, मेरी वाइफ कब मैच्योर होगी। वाइफ को लगता है कि दूसरों के साथ कितना प्रेम करती है, मेरे साथ तो बिल्कुल निरस आदमी है। हमेशा दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। अभी वो कितना अच्छा है वो तो उसकी बीवी को पूछने के बाद ही समझ में आएगा ना। बाहर तो सारे अच्छे लगते हैं। मैं कभी कभी हंसते हंसते बोलता हूं कि 7 फेरे लेते हुए आपने तो कसम खाई थी कि 7 जन्म एक साथ रहेंगे, एक जन्म भी ढंग से नहीं चल रहे हो। ओवर एक्सपेक्टेशन। अभी एक्सपेक्टेशन का लेवल देखो। पत्नी क्या कहती है, तुम अब पहले जैसे, ये देखो, अभी उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या बदल चुका हूं, इंसान से कोई पशु हो चुका हूं क्या। मां कहती है बेटा तू शादी से पहले बिल्कुल ठीक था, शादी के बाद
अभी वो परेशान हो जाता कि मैं शादी से पहले क्या था और शादी के बाद ऐसा क्या मेरे में आ गया है। पत्नी कहती है कि तुम शादी से पहले तो बहुत मीठी मीठी बातें फोन पे करते थे। तो ये जो ओवर एक्सपेक्टेशंस हमने रिश्तों में जो लगा के रखी हैं, ठीक है, यही एक्सपेक्टेशंस जो हैं हमारे दुख का कारण है। एक्सपेक्ट करना ये बुरी चीज नहीं है, आप कीजिए, अच्छी चीज है, लेकिन ओवर एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं, नहीं तो पीड़ा जरूर जीवन में मिलने ही वाली है। अच्छा, अभी नेक्स्ट ये आखिरी स्लाइड है हमारी, इस पे मैं आपको चाहूंगा कि इस गेट से बाहर जब आप निकलेंगे ना, आज मैं आपको गारंटी देता हूं आपके व्यवहार में जरूर बदलाव आएगा। ये मेरा आपसे वादा रहा, प्रोवाइडेड आप अपना 100% मुझे देना। इस आखिरी स्लाइड पे आप मजबूर हो जाएंगे आज ये फैसला लेने के लिए कि भैया ऐसे तो जिंदगी नहीं चलेगी। ये प्रूव करके बताऊंगा आपको, ठीक है। अब जो सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल चीज है जो हमारे रिश्तों को बर्बाद करती है, अब मैं बैठूंगा नहीं, जो रिश्तों को बर्बाद करती है ना, वो हमारा बिहेवियर, व्यवहार ठीक नहीं है हमारा। व्यवहार के चलते जब हम दूसरों के साथ मिसबिहेव करते हैं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करते हैं, फिर क्या क्या सीन बन सकते हैं वो मैं आज आपको इस गेट से जाने से पहले, बाहर जाने से पहले ज़रूर इसका एहसास दिलाऊंगा। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आप सब लोग काश डायरी पेन लाए होते तो सीन वो होता जो आपकी एक्सपेक्टेशन से परे है, बट एनीवे जो नहीं लाए हैं वो आप अपने मन से इस चीज़ को ज़रूर करिएगा, ठीक है। एक एमडी डॉक्टर हुए हैं जतेंद्र अड़िया, उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध किताब लिखी, गुजराती में लिखी है उन्होंने, प्रेरणानु झरनू, ठीक है, प्रेरणा का झरना, फाउंटेन ऑफ इंस्पिरेशन इंग्लिश में उसका शीर्षक है। डॉक्टर साहब पहले एमडी डॉक्टर थे, उसके बाद कुछ घटनाएं उनके जीवन में हुई कि उन्होंने अपना वो प्रोफेशन छोड़ा और लोगों को मोटिवेट करने लगे। क्या मोटिवेशन देते थे, सुनने जैसी बात है, वही चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो मैंने उनकी किताब में पढ़ी। लेकिन इस चीज को समझने से पहले मैं आपको 2-4 चीजें बताना चाहता हूं कि क्यों इतना खराब व्यवहार कर रहे हैं हम। आखिर क्या लेके जाना है आपने इस व्यवहार को सिद्ध करके इस दुनिया से। बड़े बड़े 30 मार खान इस दुनिया में आए जिन्होंने अपने व्यवहार से पूरी दुनिया में अपना कीर्तिमान स्थापन किया, अच्छा किया बुरा किया, कहां है आज वो। क्यों हम अपने व्यवहार के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्यों हम ये नहीं सोच पाते कि जो मैं कह रहा हूं किसी के हृदय को छल नहीं कर सकता है। मैं आर्मी के लिए एक प्रोग्राम ले रहा था, एक डीआईजी साहब जुड़े हुए थे, उनके सीनियर सीईओ कमांडिंग ऑफिसर जुड़े हुए थे। मैंने सीईओ साहब से पूछा कि सीईओ साहब मुझे ये बताइए, 350 लोगों के सामने पूछा कि मुझे ये बात बताइए कि अगर बैटलफील्ड युद्ध के मैदान में आपके किसी सिपाही को गोली लगती है तो उसका घाव कितने दिनों में भरता है। ध्यान से सुनना, पीछे सभी बैठे मेरे भाई बहन। उन्होंने कहा कि कोतवाल जी अगर बहुत गहरे से गहरा घाव हो तो वो भी साल भर में भर जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, शब्दों के घाव जीवन काल में कभी भी भर पाते गोली से भी गहरे हैं। और आप सोचो कि हम दिन भर कितनी गोलियां चलाते हैं लोगों पर और कभी सोच भी नहीं पाते हैं। सास ने बहू को कुछ बात कही, हो सकता उसकी मंशा ठीक थी, लेकिन बहू उस बात से 1 हफ्ता सो ना पाई, तो वो जो 1 हफ्ता जो दुख की पीड़ा उसने अनुभव की वो किसके गुल्लक में जाएगी। इसलिए आप देखिए, आपका ये जो होंठ है ना, इसका आकार कमान जैसा है, तीर कमान देखे आपने, कमान जैसा है ना, और आप जो बोलते हैं वो तीर है साहब। इससे पहले कि कमान से तीर छूट जाए, रामचंद्र तो आप हैं नहीं कि पीछे आ जाओ भैया, यहां हैं श्री कृष्ण जैसे। तो आपके मुख से निकली हुई कोई भी बात, आपकी कोई भी मंशा रही हो, लेकिन अगर किसी के हृदय को अगर दुख पहुंचाती है तो यकीन मान लो आप भी कुछ दिनों के बाद उसी पीड़ा का अनुभव जरूर करेंगे, और ऐसी अवस्था में करेंगे जहां आप दूर दूर तक आपको यह याद नहीं रहेगा कि मैंने भी किसी को कभी पीड़ा दी थी। इसलिए अपने व्यवहार के ऊपर हमने बहुत बहुत ध्यान देना है। इरफान खान को कौन कौन जानते हैं, बॉलीवुड के बड़े अच्छे स्टार रहे इरफान खान, दाढ़ी वाले। उनको कैंसर हुआ था, अभी भी थोड़े 1-1.5 साल पहले उनकी मृत्यु हुई। आप लोगों को अगर आपने पढ़ा भी हो, अखबार में उनके कुछ आर्टिकल छपे थे, उस आर्टिकल में मैंने एक चीज़ पढ़ी थी।
इरफान खान से मीडिया ने एक सवाल पूछा था, मैं चाहता हूं आप सब आज इस चीज को सेंसिटाइज जरूर करें। इरफान खान को पूछा कि खान साहब ये बताइए कि अगर आप इस बीमारी से बाहर उभर आए तो आप अपने बीते हुए जीवन में क्या करना चाहेंगे? क्या पूछा कि अगर आप इस बीमारी से उभर आए तो आप अपने बीते हुए जीवन में फिर क्या करना चाहेंगे? इरफान खान ने जो जवाब दिया सुनने जैसा है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे खुदा ने बचाया, अगर भगवान ने मुझे एक नई जिंदगी दी, तो मैं मेरा बचा हुआ जीवन अपनी पत्नी और अपने माँ बाप को दूंगा। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड के चक्कर में इन लोगों के साथ में न्याय नहीं कर पाया। अगर बचा तो ये जो बीता हुआ जीवन है ये इनका कर्ज रहेगा और यही कर्ज उतारूंगा। बात ये नहीं है। और दूसरी बात उसने कही कि इस बीमारी ने मुझे ये एहसास दिलाया कि मेरी पत्नी मेरे जीवन में कितनी इंपॉर्टेंट है। बात ये नहीं है साहब, बात ये है कि मेरी पत्नी मेरे जीवन में कितनी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कैंसर की जरूरत है मुझे? क्या मुझे कैंसर की जरूरत है? तभी मैं उसकी इंपॉर्टेंस को समझूंगा। हमारे यहाँ फार्म हाउस पे हमारा एक आदमी काम करता है, गुटखा खाता है, शराब पीता है, अपनी बीवी को मारता है। उसकी बीवी मेरे पास आती, बोले पूरी दुनिया की काउंसलिंग करते हो, इसकी भी करो ना, इसको भी कुछ समझाओ ना। तो मैंने उसको बोला हार सिंह आप भी आ जाओ। मैंने उससे पूछा कि हार सिंह क्यों करते हो तुम ऐसा अपनी पत्नी के साथ? तुम जानते हो वो कौन है? बोला साहब तमने खबर ना थी, बहुत बेकार बहरी है। मतलब गुजराती में ये कहना चाह रहा था कि आपको नहीं पता, बहुत बेकार औरत है ये। मैंने कहा हाँ मैं तो ज्ञानी कहा हूं, तुम तो महाज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी, तुम्हें तो ज्यादा ज्ञान है इस चीज का। 6 महीने के बाद उसको माउथ कैंसर हुआ। जब उसको माउथ कैंसर हुआ मेरे पैरों में गिड़गिड़ाया, मुझे कहता मेरे छोटे बेटे की शादी हो उसके बाद मैं मर जाऊं, बस इतना ही मेरी इच्छा है, मुझे बचा लो, मेरे पास पैसे नहीं है, किसी भी हॉस्पिटल से मेरा ट्रीटमेंट करा लो। सूरत में एक अच्छा बढ़िया कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ एक डॉक्टर मिशल थे, तो उनको फ़ोन करके बोला कि डॉक्टर साहब आप कुछ भी कर लीजिए, इसकी जान बचा लीजिए, गलती हो गई, चलिए कोई बात नहीं। अब आप देखिए भरूच से सूरत जो है करीबन 60-70 किलोमीटर है, और आप कैंसर ट्रीटमेंट, आप ये मत समझिए एक बार डॉक्टर के पास गए और आपका ट्रीटमेंट हो गया, जिंदगी खत्म हो जाती है इस ट्रीटमेंट के चक्कर में। 10 नहीं दर्जनों बार वो आदमी सूरत जाता, और 4 बेटे हैं, 4 बेटों में से वही पागल औरत जो थी वो हर बार उसके साथ वहां जाती थी। ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद मेरे पैरों में गिड़गिड़ाते हुए उसने मुझे कहा कि साहब मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। फिर वही बात, मेरी पत्नी मेरे जीवन में कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मुझे कैंसर की जरूरत है। एक हमारे डीडीओ साहब थे, कोर्स करने के लिए आते थे, पहले तो काउंसलिंग में आते थे, बड़े डिप्रेशन में थे। फिर काउंसलिंग के बाद उनका कोर्स स्टार्ट हुआ तो पहले दिन आए, दूसरे दिन आए, तीसरे दिन नहीं आए, तो मुझे लगा कि शायद मीटिंग में गए होंगे, डिस्ट्रिक्ट अफसर है। तो मैंने चौथे दिन फ़ोन नहीं किया, 5वें दिन नहीं आए तो मैंने फिर फ़ोन नहीं किया, 6ठे दिन नहीं आए तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि भाई पटेल साहब ऐसा क्या हुआ, आप नहीं आ रहे हैं? तो बोले कोतवाल जी ज़िंदगी नर्क बन चुकी है, कैसे आऊँ? मैंने कहा क्या हुआ बताइए। कहते बस जैसे आपके यहाँ से निकला, घर में आया, लिविंग रूम में टीवी देख रहा था, अचानक से किचन से आवाज़ आई, दौड़ के अंदर गया और देखा पत्नी ज़मीन पे लेटी है, कुछ समझ में नहीं आया। 108 पे फ़ोन लगाया, एम्बुलेंस आई, हॉस्पिटल लेके गया। अगले दिन सुबह टेस्ट करने के बाद पता चला फुल बॉडी पैरालिसिस अटैक हो चुका है। एक ही झटके में पूरी की पूरी जिंदगी खत्म। इसीलिए कहता हूं जिंदगी बहुत छोटी है, अपने व्यवहार के ऊपर ध्यान दीजिए। आपका पति कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी पत्नी कितनी इंपॉर्टेंट है, आपके बच्चे कितने इंपॉर्टेंट है, ये वक्त हमें ज़रूर इस चीज़ का एहसास दिलाएगा। पर वक्त हमें एहसास दिलाए, मैं चाहता हूँ उससे पहले अगर हमें एहसास हो जाए तो हम अपने जीवन में अपने व्यवहार के ऊपर बहुत ध्यान रख सकते हैं। अब बात यहाँ नहीं है। पटेल साहब मुझे कहते हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जाते, कहते हैं मम्मा तैयार करती थी, वो करेगी तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। मम्मी खाना खिलाती थी, मम्मी खाना खिलाएगी तो ही खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। खाना भी खिलाना है, बच्चों को तैयार भी करना है, हॉस्पिटल भी जाना, और डिस्ट्रिक्ट के जितने लफड़े लेकर बैठे हैं वो भी सुलटाने हैं। जिंदगी नर्क बन चुकी है। और रोते रोते मुझे कहते हैं कि आज पहली बार एहसास हुआ कि मेरी वाइफ मेरी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज जब आप यहां से बाहर निकले, जो भी आपके रिश्ते, आपके माता पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सखा हैं, कोई भी है, ध्यान दीजिए कि कभी गलती से भी हमारे से कोई ऐसा व्यवहार ना उनके साथ हो जिससे उनके हृदय को पीड़ा पहुंचे।
डॉक्टर जितेंद्र अड़िया अपनी किताब में क्या लिखते हैं, अब मैं वो आपके साथ जो है शेयर करना चाहूँगा। 15-20 मिनट हम और लेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा मेडिटेशन की बात करेंगे। मैं चाहता हूँ, ये आखिर में इसीलिए रखा था क्योंकि मैं चाहता था कि आखिर में जब आप यहाँ इस ग्राउंड से बाहर निकलें, ऐसी कोई याद लेके जाएं जो जीवन काल में अगली बार जब हम मिलें तो आप इस फ्रेम में ना हो, इससे बेटर फ्रेम में हो। डॉक्टर जितेंद्र अड़िया अपनी किताब में लिखते हैं कि सोचिए, अगर आपको डॉक्टर, आप सब सोचिए, मैं चाहता हूं भगवान आप सबको 100 साल उम्र दे, लेकिन जस्ट सोचिए कि अगर आपके पास डॉक्टर आपको बताता है कि मनोज भाई अब आपके पास मात्र 24 घंटे बाकी बचे हुए हैं। ये आप सब इमेजिन करना, आप सब लोग, आप थोड़ा सा मुझे म्यूजिक की सपोर्ट देना, जब मैं स्टार्ट करूं तब आपने मुझे सपोर्ट देना, ठीक है। अब आप सोचिए कि अगर आपके पास सिर्फ आखिरी 24 घंटे बचे हैं और ये आपके डॉक्टर ने आपको कहा है कि अब आपके पास मनोज भाई सिर्फ जिंदगी के 24 घंटे बचे हुए हैं, व्यवहार को कैसे ठीक करना है उसके लिए आपको ये रामबाण बता रहा हूं। तो इन बीते हुए 24 घंटों में 4 लोगों से अगर आपका सामना हो, वो 4 लोग कौन कौन है मैं आपको बताता हूं। तो उन चारों लोगों से आप क्या बात करना चाहेंगे इन आखिरी के 24 घंटों में, वो आप उनसे जरूर करिए। और ये सोचिए कि मेरे पास कितने घंटे हैं, अभी केवल 24 घंटे हैं, और इन 24 घंटों में आपने अपनी माँ से अगर बात करनी है तो आप अपनी माँ को उस समय क्या कहेंगे। अगर आप अपने अपने पिता से कुछ कहना चाहते हैं इन 24 घंटों में तो क्या कहेंगे, और अगर आप अपने पति या पत्नी को कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहेंगे, और अगर आप अपने बेटे को कुछ कहना चाहते हैं तो इन आखिरी के 24 घंटों में आप क्या कहना चाहते हैं। बस यही हमको करना है, ठीक है। अपनी पत्नी को कि तूने मेरी जिंदगी खराब कर डाली है। क्या आपने अपने पिता को यह कहा कि आपने मुझे वो सब नहीं दिया जो दूसरों के माता पिता ने दिया। किसी ने शायद ये कंप्लेंट अपने माता पिता से की होंगी। क्या किसी पत्नी ने ये कहा कि तुमने मेरी कोई जरूरत पूरी नहीं की? नहीं ना, आपने वो कहा होगा जो आपको कभी मौका नहीं मिला होगा ना, ठीक है। अपने रिश्तों को दृढ़ बनाने के लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जब आप घर जाएं एक डायरी पेन ले आएं। आप यहां लेके आते थे तो मैं सबसे करवाता था, लेकिन आप नहीं लेके आए, कोई बात नहीं। आज आप अपनी मां के बारे में कुछ चंद लाइनें लिखना घर जाकर, अपने पिताजी के बारे में कुछ चंद लाइनें लिखना, अपनी पत्नी के बारे में जरूर लिखना, और आप भी अपने हस्बैंड के बारे में जरूर लिखना। आप जब लिखेंगे ना आपको काफी लंबी लिस्ट दिखाई देगी। वास्तव में जीवन में हमें कभी मौका ही नहीं मिला अपने रिश्तों को एहसास करने का। क्यों? लड़ाई झगड़े से फुर्सत मिलती तब ना कुछ जीवन में कर पाते। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने व्यवहार के ऊपर ध्यान दीजिए। व्यवहार से आप अपने शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं। रिश्तों को सुदृढ़ बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है, केवल हमने अपने व्यवहार। और दूसरी चीज वोकैबुलरी के ऊपर ध्यान रखना है कि किस तरह की वोकैबुलरी हम यूज करते हैं, ठीक है। अब अंतिम चरण की ओर बढ़ेंगे कि चीजें तो हमने बहुत सारी सुनी समझी, लेकिन इतना आसान भी नहीं है ये करना। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमारे अंदर जो है आध्यात्मिक शक्ति होनी बहुत जरूरी है। तो जब तक हमारे जीवन में आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी तब तक हम ये चीजें कर नहीं पाएंगे। 5 मिनट और लूंगा, 5 मिनट देंगे ना आप मुझे, आप सब, फिर 5 मिनट के बाद हम पूरा करने वाले हैं, ठीक है। आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम सबका ये जो जीवन है ना, ये 2 चीजों से बना हुआ है। कितनी चीजों से बना हुआ है? 2। एक है हमारा हार्डवेयर और दूसरा है हमारा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर है ये 5 तत्वों का हमारा शरीर, लेकिन इस शरीर के बीच में एक ऐसी चेतन शक्ति है जिसे हम सॉफ्टवेयर आत्मा कहते हैं। अब देखिए, व्यवहार में आपका हार्डवेयर रोल प्ले नहीं करता है। आपके जो सॉफ्टवेयर में चल रहा है ना, वो हार्डवेयर से बाहर आता है, हाथों से आता, आंखों से आता, कानों से आता है। तो हम क्या करते हैं ना, अपने हार्डवेयर पे बहुत ध्यान देते हैं, शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं, अच्छा खिलाते, अच्छा पिलाते, नहलाते, धुलाते, सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर भी ध्यान दिया है? शरीर का भोजन है दाल, रोटी, सब्जी, फ्रूट, जूस, लेकिन हमारी आत्मा को दाल, रोटी, सब्जी, फ्रूट, जूस, सैलड, इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा का जो भोजन है वो है ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर का
ध्यान। जब आप आध्यात्मिक ज्ञान, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आध्यात्मिकता का एक दो बूंद आज आपने यहाँ से ग्रहण करी, फिर जैसे कल से जैसे बहन जी बताने वाले हैं कि राजयोग मेडिटेशन कोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा और इतनी ही एक्सपेक्टेशन करूंगा कि आप सब लोग जो है कम से कम 3 दिन का ये राजयोग का शिविर जरूर अटेंड करना। 3 दिन के बाद फिर डिसीजन कर लेना कि आपको इसको कंटिन्यू करना है या इसको डिसकंटिन्यू करना है या कैसे क्या करना है। लेकिन 3 दिन और आप अपना समय जरूर निकालना, 1 घंटा, और इसको गहराई से समझना। जब आप इसको गहराई से समझेंगे तो आपको ये सब सरल लगेगा कि जो भी हमने आज सीखा, कल सीखा या परसों भी हम कुछ लोग थे उन्होंने सीखा, ये बड़ा सरलता से हम अपने जीवन में कर पाएंगे। मुझ पे विश्वास कीजिए, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी जरूर कर सकते हैं। तो जैसे हम अपने शरीर के ऊपर ध्यान देते हैं, वैसे ही हमने अपनी आत्मा को भी उतना ही ध्यान देना है। तो हमारी जो आत्मा है ना, उसमें भी बैटरी लगी है, शरीर में भी बैटरी है, तो कंज्यूम होते हैं, बैटरी चार्ज करते कंज्यूम हो जाता है। ऐसे हमारा जो मन है ना, जब बहुत चलता है विचारों में, तो हमारी आत्मा की बैटरी कंज्यूम होती है। फिर बैटरी है ही नहीं तो फिर क्या करते हैं हम, फिर उदंड काम कार्य करने लग जाते हैं। तो डेली डेली जैसे जैसे आप आध्यात्मिक मार्ग पे चलेंगे, ध्यान करेंगे ना, तो आपकी बैटरी चार्ज होगी। बैटरी चार्ज होगी तो जो आज आपने सुना ना, ये सब बड़ा संभव लगेगा करना, आसान लगेगा आपको करना। तो आज हम अपने आप से ये जरूर प्रतिज्ञा करेंगे कि कल से हम जो राजयोग का जो मेडिटेशन का जो कोर्स है वो जरूर करेंगे। और पिछले 2 दिन में, आज से मिला करके 2 दिन में, और अगले 3 दिन में, मतलब 5 दिनों में जो हमने अपने जीवन में सीखा, उसे हम अपने जीवन में निश्चित रूप में लाएंगे और अपने जीवन को और अच्छा बनाएंगे। ठीक है। आज का जो विषय था रिश्तों में सुमधुरता, इस पर भाई जी ने बहुत अच्छा हमको ये किया, और हम भी भाई जी को वायदा करेंगे, आप सभी मिलकर ये वादा करेंगे कि हम जो रिश्तों में दरारें होती हैं वो होने नहीं देंगे। उसके जो मूल 3 कारण उन्होंने हमें बताए, हमारा जिद्दी स्वभाव, हमारा अभिमान और अहंकार, साथ साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है वो हम अभी होने नहीं देंगे। साथ साथ ये स्लोगन भी हम पक्का करेंगे कि छोड़ो तो छूटे। बहुत बढ़िया। और रिश्तों में हमें हमेशा झुकना है। तो जो व्यक्ति हमारे जीवन के अंदर जो जैसा है उसे हमें स्वीकारना है। तो हम ज़रूर ये भाई जी से वायदा करेंगे कि इन बातों को हम अपने जीवन में अप्लाइड करेंगे और अपने रिश्तों को बहुत सुमधुर बनाएंगे। धन्यवाद। भाई जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि इन्होंने 3 दिनों से हमको बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स पर बहुत मार्गदर्शन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कांता दीदी कुछ कहना चाहते हैं? 2 मिनट, 1 मिनट हैं दीदी? 1 मिनट आइए आप भी स्टेज पे, 1 मिनट कुछ कहना चाहते हो तो। ओम शांति। आपने 2 दिन से लगातार सुना और ऐसा लगता है कि आप सुनते इसलिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। और हमारे भाई, पिछली बार सचिन भाई आए थे, इस बार हमारे मनोज भाई आए हैं। संकल्प यही है कि फिर से हम मनोज भाई को बुलाएंगे और आप ऐसे आते रहिएगा, इसका लाभ उठाइए। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये ज्ञान केवल 1 घंटा सुनने से जीवन में नहीं आता है। इसके लिए हम सभी को एक सुप्रीम सोल के साथ जुड़ना होगा, मेडिटेशन करना होगा, तभी आप इसको जीवन में धारण कर सकते हैं। थैंक यू।